ब्रह्मांड की असीमित गहराइयों में, जहां समय और दूरी का कोई स्पष्ट माप नहीं था, वहां एक यात्री अकेला भटक रहा था। उसका नाम था विपिन। वह किसी साधारण इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखों में चमकते सितारों का प्रतिबिंब और उसकी चाल में ऐसी दृढ़ता थी मानो स्वयं ब्रह्मांड उसकी राह रोकने की हिम्मत न कर सके। विपिन के पास दो अद्भुत वरदान थे। पहला, वो मार्शल आर्ट्स का ऐसा ज्ञाता था जिसकी तुलना किसी भी ग्रह के योद्धा से नहीं की जा सकती थी। उसकी हर हरकत, हर वार, हर बचाव मानो एक कला थी। और दूसरा, उसके भीतर एक रहस्यमयी जादुई शक्ति प्रवाहित होती थी जिसे उसने अनगिनत ग्रहों की यात्राओं के दौरान सीखा था। ये शक्ति उसे न केवल युद्ध में अपराजय बनाती थी बल्कि उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता भी देती थी। वर्षों से वह एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर घूम रहा था। कुछ जगह उसने ज्ञान पाया, कहीं शक्ति और कहीं मित्र। लेकिन उसकी यात्रा कभी रुकती नहीं थी। वह हमेशा अगले रहस्य की ओर बढ़ जाता। और अब उसकी नज़र एक ऐसे ग्रह पर थी जिसके बारे में उसने केवल दंतकथाओं में सुना था, पृथ्वी। पृथ्वी का आकर्षण। पृथ्वी, ये नाम ही ब्रह्मांडीय यात्रियों में जिज्ञासा और भय जगाता था। कहा जाता था कि यह ग्रह साधारण नहीं है। यहाँ की वायु, जल और मिट्टी में ऐसी प्राण शक्ति है जो किसी भी जीव को नई क्षमताएं दे सकती है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता था कि पृथ्वी पर रहने वाले मानव बड़े ही चतुर और जिद्दी प्राणी हैं। वे अपने ग्रह की रक्षा करने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। विपिन ने कई बार अंतरिक्ष से इस नीले हरे ग्रह को देखा था। उसे लगता था मानो ये ग्रह उसे पुकार रहा हो। आखिरकार एक दिन उसने निर्णय लिया, अब मुझे वहां जाना ही होगा। मेरी खोज का उत्तर शायद इसी ग्रह पर छिपा है। आगमन। विपिन का जहाज जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरा तो आग की लपटें उसे घेरने लगीं। बाहर से देखने पर यह मानो टूटता तारा लग रहा था। कई गांवों और कस्बों के लोग आसमान की ओर देखने लगे। किसी ने इसे देवताओं का संदेश माना तो किसी ने अपशकुन। लेकिन जहाज सुरक्षित था। कुछ ही क्षणों बाद वह एक घने और निर्जन वन में आकर उतरा। हवा में धूल और धुएं का गुबार फैल गया। जब वातावरण शांत हुआ तो एक परछाई धीरे धीरे जहाज से बाहर निकली। वह था विपिन। जैसे ही उसके पैरों ने पृथ्वी की मिट्टी को छुआ, उसे भीतर तक एक कंपकपी महसूस हुई। ये मिट्टी साधारण नहीं थी। इसमें वास्तव में ऐसी ऊर्जा बह रही थी जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। उसने हथेलियों से उस मिट्टी को छुआ और अपनी आंखें बंद कर लीं। हाँ, यही है। यही वह ग्रह है जिसकी खोज में मैं इतने वर्षों से भटक रहा था। जंगल का रहस्य। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट थी। ये दृश्य सुंदर था लेकिन साथ ही रहस्यमय भी। विपिन जानता था कि पृथ्वी पर उसका हर कदम सावधानी से रखना होगा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। चांदनी जंगल पर बिखर गई। विपिन ने अपने जहाज को अदृश्य आवरण से ढक दिया ताकि कोई उसे देख न सके। उसने सोचा कि इंसानों से सीधे संपर्क करना खतरनाक हो सकता है। अभी उसे उन्हें दूर से देखना और समझना होगा। लेकिन उसी समय उसे कदमों की आहट सुनाई दी। मशालों की रोशनी पैडों के बीच झिलमिलाने लगी। ये पास के गांव के लोग थे। उन्होंने आकाश से गिरे उस अजीब तारे जैसी वस्तु को देखा था और जिज्ञासा के कारण यहाँ चले आए थे। यह जरूर देवताओं का संकेत है। नहीं, ये राक्षस भी हो सकता है। गांव वालों की आवाजें डर और उत्साह से कांप रही थीं। विपिन ने तुरंत अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और अपने शरीर को अदृश्य कर लिया। वह पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ गया और उन्हें ऊपर से देखने लगा। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या ये लोग उसे समझेंगे या उसे खतरे के रूप में देखेंगे? भीतर की उथल पुथल। उस रात जब गांव वाले वापस लौट गए, विपिन ने लंबी सांस ली। उसने आकाश की ओर देखा। असंख्य तारे उसकी आंखों में चमक उठे। मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं। ये ग्रह मेरी परीक्षा है। अचानक उसे अपने पिछले युद्ध याद आने लगे। वह दृश्य जहां उसने अंतरिक्ष के दानवों को हराया था। वह समय जब उसने अपनी जादुई शक्तियों से पूरी सभ्यता को बचाया था। लेकिन ये ग्रह अलग था। यहाँ दुश्मन छिपे हुए थे। उन्हें पहचानना आसान नहीं होगा। उसके भीतर का योद्धा तैयार था। उसके भीतर का जादूगर जाग रहा था। और उसके भीतर का यात्री पृथ्वी के रहस्यों को खोजने के लिए बेचैन था। नया सफर। धीरे धीरे सुबह का उजाला फैलने लगा। पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरणों ने जंगल को सोने जैसा चमका दिया। विपिन ने तय किया कि आज से उसकी असली यात्रा शुरू होगी। वह गांव की ओर बढ़ा, लेकिन दूरी बनाए रखते हुए। उसने देखा कि इंसान साधारण लगते हैं, खेती करते हुए, बच्चे खेलते हुए और बुजुर्ग कहानियां सुनाते हुए। लेकिन वह जानता था कि इनके भीतर कुछ ऐसा छिपा है जो बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देता।
उसे ये भी महसूस हो रहा था कि कोई और शक्ति, कोई अदृश्य ताकत पहले ही उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुकी है। भविष्य की आहट। रात को जब वह फिर से जंगल में लौटा तो हवा में अजीब सरसराहट होने लगी। पेड़ों की शाखाएं मानो किसी रहस्यमयी भाषा में बातें कर रही थीं। अचानक उसके सामने एक नीली रोशनी प्रकट हुई। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा का रूप। उसने धीमे स्वर में कहा, यात्री, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन याद रखो, पृथ्वी कोई साधारण जगह नहीं। यहाँ तुम्हें न केवल इंसानों से बल्कि प्राचीन शक्तियों से भी सामना करना पड़ेगा। विपिन मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता था। उसकी आंखों में ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। जंगल धीरे-धीरे जाग रहा था। विपिन एक ऊंचे शिला पर्वत पर खड़ा होकर गांव की ओर देख रहा था। उसकी आंखें तेज थीं, हर आवाज, हर हलचल, हर सांस का कंपन तक महसूस कर लेती थीं। उसने पिछली रात नीली रोशनी का सामना किया था, एक रहस्यमयी चेतावनी जो अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। यहाँ तुम्हें न केवल इंसानों से बल्कि प्राचीन शक्तियों से भी सामना करना पड़ेगा। वह सोच में डूबा था कि अचानक उसके कानों में मदद की चीख पड़ी। संकट में गांव। नीचे घाटी की ओर एक छोटा सा गांव बसा था। वहां कुछ लोग भय से इधर उधर भाग रहे थे। गांव के बाहर 4 नकाबपोश डाकू तलवारें और भाले लिए खड़े थे। वे ऊंचे कद काठी के क्रूर हंसी हंसते हुए गांव वालों को डरा रहे थे। सुनो ओ गांव वालों, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी सारी अनाज की बोरियां और कीमती सामान हमें दे दो। उनमें से एक गरजा। गांव वाले सहमे हुए थे। कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बच्चों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। विपिन का हृदय बेचैन हो उठा। यही है मेरा पहला सामना। अब मुझे निर्णय लेना होगा, मैं छिपकर रहूं या इन निर्दोष लोगों की रक्षा करूं। विपिन की मार्शल आर्ट। वह शिला से छलांग लगाकर सीधा मैदान में उतरा। उसका उतरना इतना तेज था कि जमीन पर धूल का गुबार उठ गया। डाकू और गांव वाले सब ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। कौन हो तुम? एक डाकू चिल्लाया। विपिन ने शांत स्वर में कहा, मैं बस एक यात्री हूं, लेकिन अगर तुम इन लोगों को नुकसान पहुंचाओगे तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। डाकू ठहाका मारकर हंस पड़े। एक आदमी हमें रोकेगा? यह पागल लगता है। अगले ही पल एक डाकू तलवार लहराता हुआ उसकी ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, विपिन की चाल बिजली सी चमकी। उसने हथेली से तलवार की दिशा मोड़ दी और दूसरे हाथ से डाकू की छाती पर प्रहार किया। डाकू जमीन पर जा गिरा, जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। गांव वाले दंग रह गए। बाकी 3 डाकू अब सचमुच गुस्से में आ गए। उन्होंने एक साथ हमला किया। विपिन का शरीर मानो हवा में बह रहा था। उसके वार और बचाव इतने तेज थे कि देखने वाले को लगता वह कई जगह एक साथ मौजूद है। उसके पैरों की गति, हाथों की चपलता और आंखों का ध्यान, सब कुछ मार्शल आर्ट की पराकाष्ठा थी। कुछ ही देर में तीनों जमीन पर कराह रहे थे। जादुई शक्ति का प्रयोग। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। गिरे हुए डाकुओं में से एक अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके शरीर से काली धुआं जैसी ऊर्जा निकल रही थी। विपिन ने तुरंत पहचान लिया, ये साधारण इंसान नहीं था। इसके भीतर कोई दुष्ट जादुई शक्ति सक्रिय हो गई थी। तो यह है पृथ्वी की छिपी हुई सच्चाई। विपिन बुदबुदाया। डाकू ने दानव जैसी गर्जना की और उसकी ओर झपटा। उसके प्रहार साधारण इंसान के मुकाबले कहीं अधिक भारी थे। विपिन ने मार्शल आर्ट से बचाव किया, लेकिन समझ गया कि केवल शारीरिक बल पर्याप्त नहीं होगा। उसने दोनों हथेलियां जोड़कर गहरी सांस ली। उसकी आंखें नीली चमकने लगीं। अचानक उसके चारों ओर सुनहरी आभा फैल गई। वह थी उसकी जादुई शक्ति, प्राण शक्ति प्रवाह। जैसे ही डाकू ने अगला वार किया, विपिन ने एक मंत्र फुसफुसाया और अपनी हथेली से उसे पीछे धकेल दिया। ऊर्जा की लहर इतनी प्रचंड थी कि डाकू कई गज दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। गांव वाले अब पूरी तरह स्तब्ध थे। उनकी आंखों में डर भी था और आश्चर्य भी। इंसानों की प्रतिक्रिया। गांव का मुखिया धीरे धीरे आगे आया। देवता, क्या आप देवता हैं या किसी दूसरे लोक से आए राक्षस? विपिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं न देवता हूं न राक्षस, मैं बस एक यात्री हूं। लेकिन ये याद रखो, तुम्हारे गांव पर खतरे मंडरा रहे हैं। ये लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। गांव वालों ने आपस में फुसफुसाना शुरू किया। कुछ उसे रक्षक मानने लगे तो कुछ डर के कारण उसे अपशकुन कहने लगे। लेकिन बच्चों की आंखों में चमक थी। वे उसकी ओर देखकर फुसफुसा रहे थे, वह आसमान से आया योद्धा है। भीतर की शंका। रात को जब विपिन वापस जंगल में लौटा तो उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह डाकू अचानक दानव जैसी शक्ति से भर क्यों गया? क्या ये वही प्राचीन शक्ति है जिसके बारे में चेतावनी दी गई थी?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान कभी उसे सचमुच स्वीकार करेंगे या हमेशा संदेह की नज़र से देखेंगे। वह पेड़ की जड़ों पर बैठकर ध्यान में डूब गया। उसके भीतर का जादू धीरे धीरे फैलने लगा और तभी उसकी चेतना में एक और रहस्यमयी आवाज गूंजी, यात्री, ये तो बस शुरुआत है, असली युद्ध अभी बाकी है। विपिन ने आंखें खोली, उसकी नजर अब और भी दृढ़ थी। तो ठीक है, सुबह का सूरज आसमान में धीमे धीमे ऊपर चढ़ रहा था। जंगल की नमी भरी हवा ताजगी से भरी हुई थी। विपिन पिछली रात की घटनाओं को याद करते हुए नदी किनारे बैठा था। उसकी हथेलियों में अब भी वह हल्की सुनहरी चमक मौजूद थी जो उसके जादुई मंत्र से निकली थी। वह सोच रहा था, इस ग्रह पर साधारण इंसानों के भीतर ऐसी दुष्ट शक्ति कैसे जाग सकती है। ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आई, ये तो इसी पृथ्वी की है। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। साधु का आगमन। घने पेड़ों के बीच से एक वृद्ध साधु बाहर निकला। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी, आंखों में गहरी चमक थी और हाथ में एक लकड़ी की लाठी। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा लहर रही थी। विपिन सावधान हो गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। साधु मुस्कुराया। मैं वही हूँ जिसकी प्रतीक्षा तुम कर रहे थे, यात्री। मैं जानता हूँ कि तुम इस ग्रह से नहीं हो। विपिन चौंक गया। तुम्हें ये कैसे पता? साधु ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और धीरे धीरे बोला, मैंने आसमान से गिरी आग देखी थी। मैंने महसूस किया कि एक शक्ति इस भूमि पर उतरी है। पृथ्वी तुम्हारे आने से जाग गई है। प्राचीन रहस्य। साधु ने पास बैठते हुए कहना शुरू किया। सदियों पहले इस पृथ्वी पर प्राण शक्ति का एक अदृश्य स्रोत था। यही वह ऊर्जा है जो पेड़ों, नदियों, जीवों और मनुष्यों के भीतर बहती है। लेकिन समय बीतने के साथ इंसानों ने लालच किया। उन्होंने युद्ध किए, इस ऊर्जा का गलत उपयोग किया। परिणामस्वरूप ये शक्ति बिखर गई और अंधेरे में बदलने लगी। तुमने कल जिस डाकू को देखा, वह उसी अंधकार का शिकार था। वह शक्ति जिसे हम छाया प्रवाह कहते हैं। विपिन ध्यान से सुन रहा था। तो क्या ये शक्ति पूरे ग्रह के लिए खतरा है? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, और यही कारण है कि तुम्हारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं। तुम्हें चुना गया है। चेतावनी। विपिन ने पूछा, लेकिन मैं तो एक यात्री हूँ, मुझे क्यों चुना गया? साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। क्योंकि तुम्हारे भीतर दो शक्तियां हैं, मार्शल कला और जादुई प्रवाह। इन्हें मिलाकर ही छाया प्रवाह को हराया जा सकता है। लेकिन याद रखो, यह आसान नहीं होगा। पृथ्वी के छिपे हुए कोनों में ऐसे प्राणी हैं जो इस अंधकार को अपना चुके हैं। वे तुम्हें रोकने आएंगे। साधु ने लाठी उठाकर आकाश की ओर इशारा किया। देखो, वहां सितारे तुम्हें राह दिखाएंगे, लेकिन राह पर चलना तुम्हारा काम है। पहला सबक। साधु ने कहा, अगर तुम सचमुच इस ग्रह की रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी ऊर्जा को समझना होगा। आओ, मैं तुम्हें पहला सबक देता हूँ। वह विपिन को एक गुफा में ले गया। गुफा के अंदर दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, योद्धाओं के, देवताओं के और अजीब जीवों के। मध्य में एक पत्थर था जिस पर नीली आभा चमक रही थी। ये है प्राणशिला, साधु ने कहा। अगर तुम यहाँ ध्यान करोगे तो तुम्हें पृथ्वी की ऊर्जा सीधे महसूस होगी। विपिन पत्थर के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके शरीर में नदियों की तरह ऊर्जा बहने लगी है। जंगल की आवाजें, नदी की धारा, हवा की सरसराहट, सब कुछ उसके भीतर घुलने लगा। लेकिन उसी समय उसे अंधेरे की एक ठंडी लहर भी महसूस हुई। उसने आंखें खोलीं। गुफा के दरवाजे पर एक छायामयी आकृति खड़ी थी, लाल आंखें, लंबा काला शरीर। अंधेरे का दूत। साधु ने तुरंत चेताया, ये छाया प्रवाह का दूत है। सावधान रहो, विपिन। आकृति गरजी और अचानक गुफा की ओर बढ़ी। उसकी चाल इतनी तेज थी कि हवा कांप उठी। विपिन ने अपनी मुट्ठियां कसी। यह उसका अब तक का सबसे कठिन सामना होने वाला था। उसने साधु की ओर देखा। साधु ने सिर्फ एक वाक्य कहा, याद रखो, मार्शल कला और जादू को एक करना ही तुम्हारा असली हथियार है। विपिन की आंखें चमक उठीं। तो आ ही गया पहला असली युद्ध। गुफा में हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। प्राणशिला से निकलती नीली आभा दीवारों पर लहरें बना रही थी। लेकिन उस प्रकाश को अब ढक दिया था एक अंधेरी छाया ने। दरवाजे पर खड़ा था छाया दूत। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके शरीर से धुंध जैसी काली ऊर्जा रिस रही थी। गुफा की हवा अचानक भारी हो गई। विपिन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैल गई। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, याद रखो, ये दूत साधारण नहीं। ये पृथ्वी की सबसे गहरी अंधकार शक्ति से जुड़ा है। अगर इसे यहाँ हराया नहीं गया तो पूरा गांव इसकी छाया में डूब जाएगा।
युद्ध की शुरुआत। छाया दूत ने भयानक गर्जना की और अचानक विपिन की ओर झपटा। उसकी चाल इतनी तेज थी कि साधारण इंसान की आंखें उसे देख ही नहीं पाती। लेकिन विपिन ने अपनी मार्शल आर्ट की दृष्टि से उसकी हरकत को पकड़ लिया। उसने एक तेज किक से छाया दूत को पीछे धकेला। गुफा की दीवार कांप गई, लेकिन दूत तुरंत खड़ा हुआ और इस बार उसके हाथों से काले तीरों जैसी ऊर्जा निकलकर विपिन पर बरसने लगी। विपिन ने अपने हाथों से जादुई ढाल बनाए। सुनहरी आभा ने तीरों को रोक लिया, लेकिन हर वार उसके शरीर को भीतर तक हिला रहा था। केवल मार्शल कला या केवल जादू, इनमें से कोई भी अकेले पर्याप्त नहीं है, विपिन ने सोचा। शक्तियों का संगम। वह प्राणशिला के सामने खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और साधु की बात याद की। मार्शल कला और जादू को एक करना ही तुम्हारा असली हथियार है। उसके भीतर दोनों शक्तियां घूमने लगीं। एक ओर थी उसके शरीर की गति और ताकत, हर वार और हर सांस पर नियंत्रण। दूसरी ओर थी उसकी आत्मा की ऊर्जा, मंत्रों और आभा की प्रवाहमान धारा। धीरे धीरे ये दोनों धाराएं एक हो गईं। विपिन की आंखें अब नीली और सुनहरी दोनों चमक रही थीं। उसके हाथों से बिजली जैसी किरणें फैलने लगीं। नया प्रहार, प्राणवार। छाया दूत फिर झपटा, लेकिन इस बार विपिन ने साधारण बचाव नहीं किया। उसने अपनी गति का उपयोग करते हुए सीधा दूत की छाती पर प्रहार किया और साथ ही हथेली से सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट छोड़ा। यह प्रहार न तो सिर्फ मार्शल आर्ट था, न ही सिर्फ जादू। ये था दोनों का संगम, प्राणवार। जैसे ही वार दूत पर पड़ा, उसकी काली धुंध चीरकर बिखरने लगी। गुफा हिल गई, दीवारों से पत्थर टूटकर गिरने लगे। छाया दूत चीखते हुए पीछे जा गिरा। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह धुएं में बदलकर गायब हो गया। साधु का रहस्योद्घाटन। सन्नाटा छा गया। विपिन भारी सांसें ले रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास की चमक थी। साधु मुस्कुराया। शाबाश यात्री, आज तुमने उस कला को जन्म दिया है जिसका इंतजार सदियों से था। मार्शल आर्ट और जादू का ये संगम ही पृथ्वी को बचाने वाला हथियार होगा। विपिन ने पूछा, क्या ऐसे और भी दूत हैं? साधु का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, और ये तो बस सबसे कमजोर दूत था। छाया प्रवाह की गहराइयों में ऐसे योद्धा छिपे हैं जिनकी शक्ति तुम्हारी कल्पना से भी परे है। लेकिन तुम्हारे पास अब रास्ता है। अगर तुम डटे रहो तो इस ग्रह को अंधकार से बचा सकते हो। गांव में हलचल। उसी समय गांव से ढोल और सीटी की आवाजें आने लगीं। साधु ने चिंता से कहा, लगता है छाया का असर अब गांव तक पहुंच गया है। तुम्हें वहां जाना होगा। विपिन ने मुट्ठियां भींच लीं। तो अब असली परीक्षा गांव में है। वह गुफा से बाहर निकला। सूरज डूब रहा था, आकाश लाल हो चुका था और दूर से गांव की चीखें सुनाई दे रही थीं। विपिन ने साधु की ओर देखा। सूरज ढल चुका था। अब यह यात्रा सचमुच लालिमा से ढका हुआ था और अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। विपिन तेजी से गुफा से निकलकर गांव की ओर बढ़ा। साधु की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। छाया अब गांव तक पहुंच गई है। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और बुजुर्ग भयभीत होकर दरवाजे बंद कर रहे थे। गांव के बीचों बीच कुछ लोग खड़े थे जिनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उनके शरीर से काली धुंध उठ रही थी। ये साधारण इंसान नहीं रहे, वे अब छाया प्रवाह के गुलाम बन चुके थे। इंसानों की शंका। जब विपिन गांव के चौक में पहुंचा तो कुछ लोग उसे देखते ही चिल्लाने लगे, यही है वो अजनबी, इसी के आने के बाद ये सब हुआ है। हाँ, यह जरूर अपशकुन है। आसमान से गिरा है और अब छाया हमारे गांव में उतर आई है। लोगों की भीड़ उसकी ओर पत्थर उठाकर बढ़ी। विपिन ने हाथ ऊपर उठाकर शांत स्वर में कहा, मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैंने ही कल तुम्हें डाकुओं से बचाया था। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। लेकिन डर ने इंसानों की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उनके लिए विपिन अब रक्षक नहीं बल्कि कारण था। छाया के गुलाम। अचानक लाल आंखों वाले छाया गुलाम चीखते हुए गांव वालों पर टूट पड़े। वे इंसानों जैसे ही दिखते थे, लेकिन उनकी ताकत सामान्य से कई गुना अधिक थी। उन्होंने लकड़ी के घरों को गिरा दिया, आग लगानी शुरू कर दी। गांव वाले चीखते हुए भागने लगे। अब उनकी नजरें विपिन पर थीं। अगर यह सच में शक्तिशाली है तो इसे हमारी मदद करनी होगी। विपिन ने गहरी सांस ली। शायद यही मेरी असली कसौटी है। इन्हें बचाना ही मेरा कर्तव्य है। युद्ध। छाया गुलामों ने एक साथ विपिन पर हमला किया। उसने अपने शरीर की गति और मार्शल कला का उपयोग किया। कभी वह छलांग लगाकर हवा में घूमता और अपने पैरों से वार करता। कभी वह जमीन पर लुककर उनके पंजों जैसे वार से बच निकलता। लेकिन ये दुश्मन साधारण नहीं थे।
हर वार में काली ऊर्जा थी जो विपिन की जादुई ढाल को कमजोर कर रही थी। तभी उसने फिर वही संगम याद किया, प्राण वार। उसकी हथेलियां सुनहरी और नीली आभा से चमकने लगीं। एक एक कर उसने गुलामों को प्राण वार से पीछे धकेला। हर वार से गांव का चौक कांप उठता। गुलाम चीखते और फिर धुएं में बदलकर गायब हो जाते। गांव वालों की प्रतिक्रिया, जब आखिरी गुलाम गिरा तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकले। उनकी आंखों में अब डर कम और सम्मान ज्यादा था। गांव का मुखिया आगे आया और कांपती आवाज में बोला, क्षमा करना यात्री, हमने तुम्हें अपशकुन समझा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे रक्षक हो। विपिन ने सिर हिलाया, मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए, लेकिन याद रखो ये तो बस शुरुआत है। छाया प्रवाह की जड़ें गहरी हैं। अगर हम साथ न खड़े हुए तो ये पूरा संसार निगल जाएगी। गांव वाले अब उसकी ओर आशा की नजरों से देखने लगे। बच्चे उसके पैरों के पास आकर बोले, तुम हमारे नायक हो। आगे की आहट। रात गहरी हो चुकी थी। आग से जले घरों की गंध हवा में फैली हुई थी। साधु चुपचाप वहां पहुंचा और बोला, तुमने पहला विश्वास जीत लिया विपिन, लेकिन असली यात्रा अभी बाकी है। अब तुम्हें उत्तर की पहाड़ियों पर जाना होगा। वहां छाया प्रवाह का पहला गढ़ है। विपिन ने आकाश की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे उसे रास्ता दिखा रहे हों। उसने धीमे स्वर में कहा, तो सफर अभी शुरू हुआ है और मैं पीछे हटने वाला नहीं। गांव अब शांत था। राख से सना आकाश धीरे धीरे साफ हो रहा था, लेकिन विपिन का मन बेचैन था। गांव वालों की आंखों में विश्वास आ चुका था, पर साथ ही उम्मीद का बोझ भी। अब उसकी जिम्मेदारी और बड़ी हो चुकी थी। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, उत्तर की पहाड़ियों में छाया प्रवाह का पहला गढ़ है। वहां एक सेनापति रहता है जिसे सब कायर कहते हैं, लेकिन याद रखना उसका नाम भ्रम है। असल में उसकी ताकत इतनी भयानक है कि कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। पहाड़ियों की ओर यात्रा। विपिन भोर होते ही निकल पड़ा। घने जंगल, ऊंचे पेड़ और बीच बीच में बहती ठंडी नदियां। उसकी हर कदम पर अजीब सी आहट सुनाई देती थी। कभी पैरों से फुसफुसाहट, कभी हवा में छाया जैसी परछाइयां। वह जानता था ये पहाड़ साधारण नहीं, यहाँ छाया का साम्राज्य था। रात होते ही उसने एक गुफा में शरण ली। ध्यान में बैठते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा ही अंधकार से भरी है। उसने अपनी प्राण शक्ति से उस अंधकार को रोका, पर इससे उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। गढ़ का दृश्य। तीसरे दिन वह पहाड़ियों की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने देखा काले पत्थरों से बना एक विशाल किला, जिसकी दीवारों पर लाल अग्नि की लपटें नाच रही थीं। किले के ऊपर काले पंखों जैसे ध्वज लहरा रहे थे। किले के दरवाजे पर सैकड़ों छाया गुलाम खड़े थे। उनके बीच में एक विशालकाय आकृति खड़ी थी। सेनापति काया। उसकी ऊंचाई 10 फुट से भी अधिक थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और उसके हाथों में 2 बड़ी तलवारें थीं जो काली बिजली छोड़ रही थीं। पहली भिड़ंत। काया ने गरज कर कहा, तो तू वही है जिसने मेरे दूतों को हराया। आज तेरा अंत होगा यात्री। वह भारी कदमों से आगे बढ़ा। जमीन कांप गई। उसकी तलवारें जब हवा में लहराईं तो पूरा आकाश काले बादलों से ढक गया। विपिन ने तुरंत अपनी गति का सहारा लिया। वह हवा में छलांग लगाकर सेनापति की पहली तलवार से बच गया, लेकिन दूसरी तलवार उसके पास से गुजरते ही चट्टानें टूटकर बिखर गईं। ये ताकत इंसानों की समझ से परे है, विपिन ने सोचा। शक्ति का संघर्ष। विपिन ने अपने प्राण वार का उपयोग किया। उसकी हथेलियों से सुनहरी और नीली आभा निकलकर सेनापति पर गिरी, लेकिन काया ने हंसते हुए तलवारें घुमाई और उस ऊर्जा को चीर दिया। तेरी कला नन्हे बच्चों का खेल है मेरे सामने, उसने गरजते हुए कहा। फिर उसने दोनों तलवारें जमीन पर मारी। धरती फट गई और उसमें से दर्जनों छाया गुलाम निकलकर विपिन की ओर झपटे। विपिन की चाल। विपिन समझ गया कि सीधा मुकाबला करना मूर्खता होगी। उसने अपनी गति का उपयोग करते हुए पहाड़ी की ढलान की ओर छलांग लगाई ताकि गुलाम उसके पीछे आए। जैसे ही वे पीछा करने लगे, उसने अचानक अपनी ऊर्जा केंद्रित की और एक विशाल प्राण विस्फोट किया। ढलान पर मौजूद सारे गुलाम उस विस्फोट में फंसकर धुएं में बदल गए। लेकिन ये प्रहार करने से विपिन की शक्ति का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। अब वह थक चुका था और तभी काया गरजते हुए उसकी ओर बढ़ा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं यात्री। रहस्यमय आभा। जैसे ही काया की तलवारें उस पर गिरने वाली थीं, अचानक आसमान से नीली बिजली गिरी। काया पीछे हट गया। विपिन ने ऊपर देखा। पहाड़ की चोटी पर एक और आकृति खड़ी थी। लंबा चोगा, हाथ में चमकती छड़ी और आंखों में गहरी चमक। वह आवाज आए, यात्री, अगर इस युद्ध को जीतना है तो अकेले नहीं, साथ मिलकर लड़ना होगा। विपिन चौंक गया।
ये कौन था, मित्र या कोई नया रहस्य? नीली बिजली की चमक अभी भी पहाड़ी की चोटी पर टिमटिमा रही थी। काय सेनापति गुस्से में पीछे हट गया, उसकी तलवारों से चिंगारियां निकल रही थीं। विपिन हांफते हुए ऊपर देख रहा था, उस रहस्यमय आकृति की ओर। लंबा नीला चोगा, हाथ में चमकती छड़ी और चेहरा आधा हुड से ढका हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे उनमें पूरी आकाशगंगा छिपी हो। वह आवाज आए, यात्री, अगर तू अभी अकेला लड़ेगा तो हार निश्चित है। छाया प्रवाह की जड़ें बहुत गहरी हैं। नाम का खुलासा। वह व्यक्ति नीचे कूदकर सीधे विपिन के पास आ गया। उसके कदम हल्के थे, मानो हवा उसे सहारा दे रही हो। मेरा नाम आदित्य है, उसने कहा। मैं प्राचीन ऋषियों की वंश परंपरा से हूँ। सदियों से हमारा कर्तव्य छाया प्रवाह की निगरानी करना रहा है, लेकिन अब यह इतना शक्तिशाली हो चुका है कि अकेले किसी के बस की बात नहीं। विपिन ने आंखें सिकोड़ कर पूछा, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? आदित्य मुस्कुराया, साथ दूंगा भी और परखूंगा भी। पहले देखना होगा कि तुम इस युद्ध के योग्य हो या नहीं। संयुक्त हमला। काय सेनापति अब और देर नहीं करना चाहता था। उसने दोनों तलवारें हवा में उठाईं और काले तूफान की तरह नीचे उतरा। धरती कांप उठी। विपिन और आदित्य दोनों ने एक साथ छलांग लगाए। विपिन ने अपनी गति और मार्शल कला का उपयोग किया, जबकि आदित्य ने छड़ी से मंत्र फेंका। सुनहरी और नीली आभा और साथ ही बिजली जैसी चमक हवा में मिल गई। पहली बार विपिन ने महसूस किया, ये संगम, ये तो मेरी शक्ति को और बढ़ा देता है। उनके संयुक्त प्रहार से काय पीछे जा गिरा। उसकी तलवारों से चिंगारियां उड़ी और जमीन दरक गई। काय की असली ताकत। लेकिन सेनापति ने गुस्से में गरजते हुए अपना असली रूप धारण किया। उसका शरीर दोगुना हो गया और उसकी पीठ से काले धुएं के पंख निकल आए। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। छाया प्रवाह की शक्ति अनंत है। वह हवा में उड़ गया और ऊपर से दोनों पर बिजली जैसी काली किरणें बरसाने लगा। विपिन और आदित्य ने मुश्किल से ढाले बनाकर खुद को बचाया, लेकिन हर बार उनके शरीर को थका रहा था। नया मंत्र। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, विपिन, तुम्हारा प्राणवार और मेरा मंत्र अगर एक साथ हुआ तो शायद हम इसे गिरा सकें, लेकिन उसके लिए हमें एक लय में होना होगा। विपिन ने सिर हिलाया। उसने ध्यान केंद्रित किया, अपनी प्राण शक्ति हथेलियों में इकट्ठी की। आदित्य ने छड़ी आकाश की ओर उठाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों की ऊर्जा मिल गई। सुनहरी और नीली आभा और उस पर बिजली की चमक। ये शक्ति पहले कभी नहीं देखी गई थी। निर्णायक वार। काया आसमान से झपटा, उसकी तलवारें गरज रही थीं। उसी क्षण विपिन और आदित्य ने एक साथ प्रहार किया। प्राण आघात। आवाज गूंजी और ऊर्जा का विशाल गोला सेनापति से टकराया। विस्फोट इतना भयानक था कि पूरा पहाड़ हिल गया। काले बादल चीर गए और हवा में गूंजती चीख सुनाई दी। काय जमीन पर गिरा, उसकी तलवारें टूट गईं। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। विश्वास का आरंभ। सन्नाटा छा गया। विपिन थका हुआ जमीन पर बैठ गया, जबकि आदित्य उसके पास खड़ा था। तुमने साबित कर दिया कि तुम अकेले योद्धा नहीं बल्कि नेता हो सकते हो, आदित्य ने कहा। ये युद्ध लंबा होगा विपिन। तुम्हें और भी साथियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज हमने छाया प्रवाह के पहले गढ़ को तोड़ दिया है। विपिन ने आकाश की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। उसके मन में अब डर नहीं बल्कि एक नई उम्मीद थी। हाँ, अब ये युद्ध सिर्फ मेरा नहीं, ये पूरी पृथ्वी का है। गांव का रहस्य। पहाड़ की चोटी पर युद्ध समाप्त हो चुका था। काय सेनापति का अंत होते ही आसमान साफ हो गया। काले बादल हट गए और चांदनी बिखर गई। विपिन और आदित्य धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगे। उनके कदम भारी थे, लेकिन दिलों में एक नई चमक थी। पहली बार उन्हें लगा कि छाया प्रवाह को हराया जा सकता है। गांव की ओर वापसी। रास्ते भर आदित्य ने बातें की। विपिन, तुम्हारी शक्ति अनोखी है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। छाया प्रवाह का असली स्वामी अभी तक सामने नहीं आया। अगर हमें उसे हराना है तो और साथियों को ढूंढना होगा। विपिन ने सिर हिलाया। सही कहा, अकेला होना कमजोरी है, साथ होना ही ताकत है। जब दोनों गांव के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर अजीब सी शांति छाई हुई है। न तो ढोल नगाड़ों की आवाज, न बच्चों की हंसी, सिर्फ सन्नाटा। गांव वालों का बदला चेहरा। जैसे ही वे गांव के चौक में पहुंचे, लोग धीरे धीरे बाहर आए। लेकिन इस बार उनके चेहरे अजीब थे। कुछ की आंखें लाल थीं, कुछ की सांसें भारी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अंधेरी ताकत के वश में हो। गांव का मुखिया आगे बढ़ा और बोला, यात्री, तुम लौट आए। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे उसमें कोई और बोल रहा हो। आदित्य फुसफुसाया,
ये लोग छाया के अधीन आ चुके हैं। छाया का असर। अचानक गांव की जमीन से काली बेलें निकलने लगीं। वे बेलें घरों को, पेड़ों को और लोगों को लपेटने लगीं। गांव वाले दर्द से चिल्लाए, लेकिन उनकी आंखों में कोई प्रतिरोध नहीं था, मानो वे खुद इस अंधकार को स्वीकार कर रहे हों। विपिन ने तुरंत अपनी प्राण शक्ति से सुनहरी आभा फैलाई और बेलों को काटा, लेकिन हर बेल कटने के बाद और मजबूत होकर वापस आ रही थी। ये साधारण हमला नहीं, आदित्य ने कहा। ये किसी अंदरूनी विश्वासघात का नतीजा है। किसी ने छाया को यहां बुलाया है। सच्चाई की झलक। गांव का मुखिया अचानक जोर से हंसा। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। तुम सोचते हो कि हमें बचा रहे हो, असल में हम ही छाया प्रवाह के पहले सेवक हैं। तुम्हारा हर कदम हमारे जाल में था, यात्री। विपिन और आदित्य एक दूसरे को देखकर सन रह गए। इसका मतलब गांव वाले शुरू से ही छाया के नियंत्रण में थे। अगली चुनौती। अचानक मुखिया का शरीर बदलने लगा। उसकी पीठ से काले कांटे निकल आए, उसका चेहरा विकृत हो गया और उसका आकार दोगुना हो गया। अब वह इंसान नहीं रहा था, बल्कि छाया का नया योद्धा बन चुका था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकीं। उसने गरज कर कहा, तुमने मेरे सेनापति को हराया, लेकिन अब तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। विपिन ने अपनी मुट्ठियां भींची। तो असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। गांव का चौक अब रणभूमि बन चुका था। चारों ओर काली बेलें फैल रही थीं, घर गिर रहे थे और हवा में राख उड़ रही थी। गांव का मुखिया अब इंसान नहीं रहा था। उसका शरीर दोगुना हो चुका था, पीठ से कांटे निकले हुए थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल जल रही थीं। उसने दहाड़ मारकर कहा, मैं हूं छाया प्रवाह का सेवक असुरनाथ। गांव तो बस मेरा आवरण था, असली ताकत अब देखो, यात्री। पहला वार। असुरनाथ ने अपनी कांटों से भरी भुजा उठाए और जमीन पर मारी। धरती फट गई और काले लावा जैसे धाराएं बाहर निकलीं। कई घर राख में बदल गए। विपिन ने तुरंत गांव वालों को ढाल से बचाया। आदित्य, हमें इसे गांव से बाहर खींचना होगा, वरना सब नष्ट हो जाएगा। आदित्य ने सिर हिलाया और छड़ी से मंत्र पढ़ा। नीली आभा का गोला असुरनाथ की ओर बढ़ा, लेकिन उसने हंसते हुए उसे अपनी मुट्ठी में कुचल दिया। कमजोर मंत्र मुझ पर असर नहीं करते, वह गर्जा। संयुक्त रणनीति। विपिन ने गहरी सांस ली। आदित्य, अकेले हम में से कोई इसे नहीं रोक सकता। हमें फिर से संगम करना होगा। आदित्य ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाए। ठीक है, लेकिन इस बार हमें और गहराई से लय बनानी होगी। अगर एक भी गलती हुई तो हमारी ही ऊर्जा हमें नष्ट कर सकती है। दोनों ने आंखें बंद की। विपिन ने अपनी प्राण शक्ति हथेलियों में केंद्रित की। आदित्य ने अपने मंत्रों की शक्ति छड़ी में समेटी। दोनों के चारों ओर नीली और सुनहरी आभा घूमने लगी। निर्णायक प्रहार। असुरनाथ उन पर झपटा। उसके कांटे हवा में भाले की तरह बरस रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय विपिन और आदित्य ने एक साथ आंखें खोली। संयुक्त प्राण मंत्र। उनकी आवाज गूंजी। दोनों की शक्तियां मिलकर एक विशाल भावर में बदल गईं। सुनहरी, नीली और बिजली जैसी चमक का गोला सीधे असुरनाथ पर जा गिरा। विस्फोट इतना भयानक था कि गांव की दीवारें हिल गईं, आकाश में रोशनी भर गई। असुरनाथ चीखता रहा, उसके कांटे पिघल गए और उसका शरीर राख में बदल गया। युद्ध के बाद गांव पर फिर से शांति छा गई। काली बेलें धीरे धीरे सूखकर गिर गईं। गांव वाले जमीन पर गिरे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों से लाल चमक गायब हो चुकी थी। धीरे धीरे सब उठने लगे। वे अब सामान्य इंसान थे। किसी को याद नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ। मुखिया की जगह अब बस राख का ढेर बचा था। गांव वालों की कृतज्ञता। गांव के लोग विपिन और आदित्य के सामने झुक गए। आप दोनों ने हमें बचाया। हम तो अनजाने में छाया के जाल में फंस गए थे। आप न होते तो आज हम सब नष्ट हो जाते। विपिन ने शांत स्वर में कहा, यह तो बस शुरुआत थी। छाया प्रवाह की असली जड़ें अभी और गहरी हैं। लेकिन अगर तुम सब साथ हो तो ये युद्ध जीता जा सकता है। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हम आपके साथ हैं, यात्री। आगे का मार्ग। रात गहरी हो चुकी थी। विपिन और आदित्य गांव की सीमा पर खड़े थे। आदित्य बोला, छाया प्रवाह का अगला गढ़ दक्षिण के रेगिस्तान में है। वहां हमें और भी खतरनाक शत्रु मिलेंगे। विपिन ने आकाश की ओर देखा। तारे चमक रहे थे और उसके मन में दृढ़ संकल्प था। अब यह युद्ध सिर्फ रक्षा का नहीं, मुक्ति का है। गांव अब सुरक्षित था। लोग अपने घर फिर से बनाने लगे थे और बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी। लेकिन विपिन और आदित्य जानते थे कि यह सिर्फ एक छोटी जीत थी। छाया प्रवाह की असली ताकत अभी सामने आनी बाकी थी। रेगिस्तान की ओर यात्रा। दोनों सुबह होते ही निकल पड़े। उत्तर की ठंडी पहाड़ियों से उतरते हुए वे धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़े। तीसरे दिन जमीन बदलने लगी। हरे जंगल की जगह अब सूखी धरती और रेत के टीले नजर आने लगे।
दिन में सूरज आग बरसाता और रात को ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देती। विपिन ने कहा, ये जगह किसी इंसान के रहने लायक नहीं लगती। फिर यहाँ छाया प्रवाह का गढ़ क्यों होगा? आदित्य बोला, रेगिस्तान ही सबसे सही जगह है। यहाँ इंसान कम आते हैं और प्राचीन काल में कई रहस्य इसी रेत के नीचे दफन कर दिए गए थे। रेगिस्तान का तूफान। चौथे दिन अचानक तेज आंधी चली। रेत के बवंडर ने सब कुछ ढक दिया। दोनों मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहे थे। तभी तूफान के बीच से एक भारी आवाज गूंजी। कौन है जो इस शापित रेगिस्तान में प्रवेश करने की हिम्मत करता है? रेत का तूफान थम गया और सामने खड़ा था एक लंबा योद्धा जिसकी पूरी देह चमकते कवच से ढकी थी। उसके हाथ में एक विशाल भाला था और उसके चेहरे पर धूप में तपे सोने जैसी आभा थी। पहली भिरंत। उस योद्धा ने भाला जमीन पर टिकाकर कहा, मैं हूं सूर्यरक्षक अरविंद। मेरा कर्तव्य है कि कोई भी इस रेगिस्तान के हृदय तक न पहुंचे, क्योंकि वहां सोया है वह रहस्य जिसे जगाना मौत को बुलाना है। विपिन आगे बढ़ा, हम छाया प्रवाह से लेने आए हैं। अगर यह रहस्य उसी का हिस्सा है तो हमें उसे जगाना ही होगा। अरविंद की आंखें कठोर हो गईं। तो तुम्हें पहले मेरी परीक्षा देनी होगी। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसका भाला हवा को चीरता हुआ विपिन की ओर आया। विपिन ने अपनी गति का सहारा लिया और छलांग लगाकर बचा, लेकिन हवा के झोंके ने ही उसकी पीठ पर चोट कर दी। ऊर्जा का टकराव। आदित्य ने मंत्र पढ़ा और नीली आभा की दीवार बनाए। अरविंद ने अपनी हथेली उठाए और उसमें से सूर्य जैसी आग निकली जिसने उस दीवार को पिघला दिया। ये शक्ति। आदित्य हक्का बक्का रह गया। यह इंसानी शक्ति नहीं, यह तो किसी प्राचीन देवता का आशीर्वाद है। विपिन ने अपनी प्राण शक्ति हथेलियों में जगाए और अरविंद पर वार किया, लेकिन अरविंद ने भाले से प्रहार रोक लिया और विपिन को कई कदम पीछे धकेल दिया। तुम मजबूत हो यात्री, लेकिन अभी अपूर्ण हो। विश्वास का बीज। लड़ाई जारी थी, लेकिन अचानक रेगिस्तान की जमीन हिलने लगी। दूर क्षितिज पर काले धुएं के बादल उठने लगे। आदित्य चौंका। ये छाया प्रवाह की लहर है। अगर इसे अभी न रोका गया तो पूरा रेगिस्तान डूब जाएगा। अरविंद ने लड़ाई रोक दी। उसकी आंखें पहली बार नर्म हुईं। अगर तुम सच में छाया प्रवाह से लेने आए हो तो आओ पहले इसे रोकें। तुम्हारी नीयत सच्ची हुई तो मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। विपिन ने मुस्कुराकर कहा, तुमसे बेहतर साथी और रेगिस्तान की जमीन थरथरा रही थी। क्षितिज पर उठता काला धुआं अब और पास आ चुका था। वह कोई साधारण धूल भरी आंधी नहीं थी, बल्कि एक जीवित अंधकार था। हजारों छाया मानव उस लहर से निकलकर रेत के टीलों पर चढ़ रहे थे। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल और उनके हाथ कांटेदार हथियारों जैसे। आदित्य ने घबराकर कहा, यह तो पूरी छाया सेना है। अगर यह आगे बढ़ी तो न सिर्फ रेगिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण के राज्य मिट जाएंगे। अरविंद ने अपना भाला उठाया। यही वह समय है जब मुझे पता चलेगा कि तुम दोनों सच में छाया के शत्रु हो या सिर्फ शब्दों के योद्धा। पहली संयुक्त लड़ाई। छाया मानवों का सैलाब उन पर टूट पड़ा। विपिन आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठियों में सुनहरी प्राण शक्ति भरकर प्रहार किया। हर वार से दर्जनों छाया मानव राख में बदल जाते। आदित्य मंत्रोच्चार करने लगा। उसकी छड़ी से नीली ज्वालाएं निकलीं और रेत पर फैलकर दुश्मनों को जला गईं। अरविंद ने अपने भाले को आकाश की ओर उठाया। सूरज की किरणें सीधी उस पर पईं और भाला आग का स्तंभ बन गया। उसने एक ही वार में 100 से अधिक छाया मानवों को चीर दिया। लहर का असली रूप। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, लहर ने अपना असली रूप दिखाया। रेत से एक विशाल आकृति उठी। 10 हाथों वाला छाया दानव जिसकी ऊंचाई पैरों से भी अधिक थी। उसकी आवाज गूंजी, मैं हूं रजकासुर, छाया प्रवाह का प्रैरी। रेगिस्तान में कदम रखने वाले किसी को भी मैं जीवित नहीं छोड़ता। उसके हर कदम से रेत का तूफान उठता और जमीन धंस जाती। निर्णायक योजना। विपिन ने चिल्लाकर कहा, अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो हार जाएंगे। हमें अपनी ताकतें मिलानी होंगी। अरविंद ने भाले को जमीन में गाड़ा। मैं सूर्य की शक्ति से उसके शरीर को रोकूंगा। आदित्य ने अपनी छड़ी ऊपर उठाई। मैं मंत्रों से उसके मन को बांधने की कोशिश करूंगा। विपिन ने दोनों की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, और मैं अंतिम प्रहार करूंगा। अंतिम युद्ध। तीनों ने एक साथ अपनी शक्ति केंद्रित की। अरविंद का भाला जलते सूर्य जैसा चमका और दानव की टांगों को रोक दिया। दानव दहाड़ा और छूटने की कोशिश करने लगा। आदित्य ने प्राचीन मंत्र बोला। मंत्र बंधन। नीली जंजीरें हवा में बनी और दानव की भुजाओं को जकड़ लिया। विपिन ने अपनी हथेलियां जोड़कर सारी प्राण शक्ति समेटी। उसकी आंखों में सुनहरी आग जलने लगी। वह छलांग लगाकर सीधा दानव की छाती पर उतरा और गरज कर कहा, प्राण वज्र। एक विस्फोट हुआ।
आकाश तक सुनहरी लपटें उठीं। दानव चीखता हुआ रेत में समा गया और पूरा रेगिस्तान हिल उठा। युद्ध का अंत। धूल बैठी तो चारों ओर सन्नाटा था। छाया मानव गायब हो चुके थे। सिर्फ तीनों योद्धा रेत पर खड़े थे, थके लेकिन विजयी। अरविंद ने अपनी आंखें बंद की और भाला उठाकर बोला, तुम्हारा संकल्प सच्चा है। आज से मैं तुम्हारा साथी हूं। हम मिलकर छाया प्रवाह की जड़ें उखाड़ेंगे। विपिन और आदित्य ने एक दूसरे को देखा। अब वे तीन थे और यह सिर्फ शुरुआत थी। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन हवा में अभी भी राख और जली हुई रेत की गंध तैर रही थी। अरविंद ने भाला जमीन में गाड़ते हुए कहा, यह तो बस छाया प्रवाह का प्रैरी था। असली गढ़ रेगिस्तान के हृदय में है। हमें वहीं जाना होगा। विपिन और आदित्य ने सिर हिलाया। तीनों अब एक साथ चल पड़े, तपती रेत, बर्फीली रातें और अनगिनत टीलों को पार करते हुए। अंतहीन सफर। दिनों तक वे चलते रहे। सूरज दिन में उनकी त्वचा को झुलसा देता और रात को ठंडी हवाएं हड्डियां जमा देती। कभी कभी रेत के नीचे से अजीब आवाजें आती, मानो कोई छिपा हुआ प्राणी उनका पीछा कर रहा हो। आदित्य ने धीरे से कहा, यह रेगिस्तान जीवित है। हर कण में कोई पुरानी आत्मा सोई हुई है। अरविंद ने गहरी सांस ली। हाँ, और हम उसके सबसे गहरे घाव तक पहुंचने वाले हैं। रेगिस्तान का हृदय। आखिरकार 7वें दिन वे एक विशाल गड्ढे तक पहुंचे। गड्ढा इतना बड़ा था कि उसमें पूरा गांव समा सकता था। उसकी गहराई से अंधेरा उठ रहा था, ठंडा, डरावना और जीवित। गड्ढे के किनारे पत्थरों पर प्राचीन लिपि खुदी थी। आदित्य ने उन्हें पढ़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यहाँ लिखा है, जो इस द्वार से गुजरेगा वह अपने भीतर की छाया से टकराएगा। उद्धरण चिन्ह। विपिन ने भौहें चाईं। मतलब हमें अपने ही डर का सामना करना होगा। छाया का द्वार। जैसे ही तीनों ने गड्ढे में उतरना शुरू किया, चारों ओर की हवा बदल गई। रेत ठंडी पड़ गई और उनकी सांसें भारी हो गईं। अचानक गड्ढे की दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं। वो किसी और की नहीं, बल्कि विपिन, आदित्य और अरविंद की ही परछाइयां थीं, लेकिन विकृत और दानवी रूप में। छाया विपिन गर्जा, तुम्हारी ताकत नकली है। तुम सिर्फ दूसरों की मदद से जीते हो, अकेले तुम कुछ नहीं। छाया आदित्य बोला, तुम्हारे मंत्र अधूरे हैं। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें ही बांध देगा। छाया अरविंद ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी निष्ठा तुम्हें धोखा देगी। तुम्हारे साथी ही तुम्हारा नाश करेंगे। आत्मा की लड़ाई। तीनों सन रह गए। ये किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे संदेह और डर से बनी सेनाएं थीं। विपिन ने अपने दिल में उठते डर को महसूस किया। क्या सच में वह अकेला कुछ नहीं कर सकता? लेकिन तभी उसने गांव वालों के चेहरे याद किए, वो चेहरे जो उसने बचाए थे। उसने चिल्लाकर कहा, मेरी ताकत अकेले की नहीं, सबकी है। यही मेरी असली शक्ति है। उसकी सुनहरी प्राण आभा और तेज हो गई। छाया विपिन चीखता हुआ पीछे हट गया। इसी तरह आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और बोला, ज्ञान कभी बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। उसकी छड़ी से नीली रोशनी निकली और उसकी छाया पिघल गई। अरविंद ने अपने भाले को कसकर पकड़ा। अगर निष्ठा धोखा है, तो मैं गर्व से धोखा खाऊंगा, क्योंकि सच्चाई साथियों के साथ जीने में है। उसके शब्दों से उसकी छाया चटक गई और रेत में मिल गई। द्वार का खुलना। जैसे ही तीनों ने अपनी छायाओं को हराया, गड्ढे की गहराई से एक दरार खुली। उस दरार से नीली जामुनी रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वह दरार एक द्वार का रूप ले गई। पत्थर का, विशाल, और उस पर चमकते प्रतीक जो किसी प्राचीन लोक के लगते थे। अरविंद फुसफुसाया, यही है छाया प्रवाह का असली द्वार। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, इसके उस पार जो भी है, वही हमारी किस्मत तय करेगा। विपिन ने अपनी मुठ्ठियां भींची और बोला, तो चलो इसे खोलते हैं। द्वार की नीली जामुनी रोशनी धीरे धीरे और प्रखर हो रही थी। तीनों उसके सामने खड़े थे, दिलों की धड़कनें तेज। विपिन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। अगर यही हमारी किस्मत तय करेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। द्वार जैसे उनकी बात सुन रहा हो। उसकी सतह पर खुदे प्रतीक अचानक चमकने लगे और गूंजती आवाज आई, प्रवेश की चाहत रखने वालों, क्या तुम अपने अस्तित्व को दांव पर लगाने को तैयार हो? तीनों ने एक साथ उत्तर दिया, हाँ। द्वार धीरे धीरे खुला। भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला और अंधकार की सुरंग दिखाई दी। रहस्यलोक की पहली झलक। वे सावधानी से अंदर गए। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था। दीवारों पर चमकते प्रतीक, फर्श पर गोलाकार चिन्ह और छत से लटकती क्रिस्टल की लटकनें। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति थी, 4 हाथों वाला योद्धा, जिसके माथे पर अग्नि जैसी रेखा और हाथ में तलवारें। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, मूर्ति हिली। धीरे धीरे उसका पत्थर टूटने लगा और भीतर से जीवित आकृति निकली। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं।
मैं हूँ संरक्षक वरुणेश, उसने कहा। इस लोक में प्रवेश का अधिकार हर किसी को नहीं। पहले तुम्हें अपनी आत्मा, अपनी निष्ठा और अपनी शक्ति का प्रमाण देना होगा। पहली परीक्षा, आत्मा। वरुणेश ने अपनी तलवार हवा में घुमाई। कक्ष की दीवारें अचानक गायब हो गईं और तीनों खुद को अलग अलग जगहों पर पाए। विपिन को अपने गृह की झलक दिखी। वहां उसके परिवार और लोग थे, लेकिन वे सब उसे दोषी ठहरा रहे थे। तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? तुमने हमें अंधकार में क्यों डुबो दिया? विपिन का दिल डगमगाया, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं। मैं गया था, लेकिन अब लौटा हूं। और जब तक मैं सांस ले रहा हूं, तुम्हें कोई अंधकार नहीं छू सकता। उसकी सुनहरी आभा फूट पड़ी और भ्रम टूट गया। इसी तरह आदित्य को अपने पुराने गुरु की छवि दिखी। गुरु कह रहे थे, तुमने कभी मंत्रों को पूरा नहीं सीखा। तुम असफल शिष्य हो। आदित्य की आंखें नम हुई, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने हर गलती से सीखा है, और यही मेरी असली विद्या है। भ्रम टूट गया। अरविंद को युद्धभूमि की याद दिलाई गई, जहां उसने कभी अपने साथियों को खोया था। उनकी आत्माएं उसे कोस रही थीं। वह कांप उठा, लेकिन फिर गरजकर बोला, तुम्हारी यादें मेरा बोझ नहीं, मेरी ताकत है। उसका भाला चमक उठा और छाया मिट गई। संरक्षक की प्रतिक्रिया। तीनों फिर से कक्ष में खड़े थे। वरुणेश ने तलवार नीचे की और कहा, पहली परीक्षा पूरी। तुम्हारी आत्माएं सच्ची हैं, लेकिन अब अगली परीक्षा होगी निष्ठा की। उसकी आवाज गूंजी और कक्ष कांप उठा। फर्श पर अग्नि की रेखाएं बनने लगीं, जो धीरे धीरे एक और द्वार का आकार लेने लगी। वरुणेश की तलवार से उठी अग्नि धीरे धीरे फर्श पर फैलने लगी। उस अग्नि ने गोलाकार चिन्ह बनाया और फिर धीरे धीरे एक अग्नि द्वार में बदल गई। उसकी गूंजती आवाज आई, पहली परीक्षा तुमने आत्मा से पास की। अब देखना होगा कि तुम्हारी निष्ठा कितनी अटूट है, क्योंकि छाया प्रवाह का सबसे बड़ा हथियार है संदेह। विपिन, आदित्य और अरविंद एक दूसरे को देखते ही समझ गए। अब ये परीक्षा उन्हें एक दूसरे पर भरोसे की होगी। अग्नि का कक्ष। जैसे ही वे तीनों द्वार से गुजरे, वे एक अजीब कक्ष में पहुंच गए। चारों ओर लावा की नदियां बह रही थीं और बीच में संकीर्ण पत्थर का पुल था। पुल के उस पार एक चमकता क्रिस्टल रखा था। वरुणेश की आवाज गूंजी, इस क्रिस्टल तक सिर्फ एक ही पहुंच सकता है। बाकी दो को पीछे हटना होगा। क्या तुम साथियों की निष्ठा तोड़ोगे, या साथ मिलकर रास्ता बनाओगे? संदेह का बीज। अचानक तीनों के कानों में अलग अलग फुसफुसाहट गूंजने लगी। विपिन ने सुना, आदित्य तुम्हें धोखा देगा। वह हमेशा से खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। आदित्य के मन में आया, अरविंद सिर्फ एक योद्धा है। वह बल पर भरोसा करता है, बुद्धि पर नहीं। वह तुम्हें बलिदान कर देगा। अरविंद के भीतर गूंजा, विपिन और आदित्य सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। वे तुम्हें साथी नहीं, मोहरा समझते हैं। तीनों के चेहरों पर तनाव दिखने लगा। निष्ठा की कसौटी। विपिन आगे बढ़ा और बोला, अगर सिर्फ एक ही जा सकता है तो मैं जाऊंगा। छाया प्रवाह से लेने का संकल्प मेरा है। आदित्य ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं विपिन, अगर तुम गए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्रिस्टल ज्ञान का प्रतीक है। मुझे जाना चाहिए। अरविंद ने भाला जमीन पर मारा। तुम दोनों गलत हो। शक्ति ही असली उत्तर है। अगर कोई जाएगा तो वो मैं हूं। कक्ष की गर्मी और बने लगी। लावा की लपटें पुल को चाटने लगी। सच्ची निष्ठा। विपिन ने अचानक दोनों साथियों की ओर देखा और मुस्कुराया। हम इस जाल में फंस रहे हैं। असली परीक्षा यह नहीं है कि कौन जाएगा, बल्कि यह है कि क्या हम तीनों एक साथ जा सकते हैं। आदित्य चौंक गया, लेकिन पुल तो सिर्फ एक के लिए है। अरविंद ने आंखें बंद की और बोला, शायद यही तो जाल है। हमें डराने के लिए कहा गया कि एक ही पार हो सकता है। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर पुल पर बढ़े। लावा की लपटें दहाड़ती रहीं, लेकिन उनके कदम मजबूत थे। जैसे ही वे क्रिस्टल तक पहुंचे, पुल अचानक चौड़ा हो गया और लपटें बुझ गईं। वरुणेश की आवाज गूंजी, निष्ठा की परीक्षा पूरी। तुमने साबित किया कि एक दूसरे पर भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्रिस्टल 3 टुकड़ों में बढ़ गया और हर एक के हाथ में चला गया। वह अब उनकी आत्मा से जुड़ चुका था। आगे का संकेत। वरुणेश प्रकट हुआ और बोला, तुमने आत्मा और निष्ठा की परीक्षा पार कर ली। अब अंतिम परीक्षा शेष है, शक्ति की परीक्षा। अगर तुम ये भी पार कर गए तो तुम्हें छाया प्रवाह का असली रहस्य मिलेगा। कक्ष हिलने लगा और एक और द्वार खुल गया। उसके पार गहरा अंधकार और गर्जन की आवाज थी। विपिन ने दृढ़ स्वर में कहा, हमने अब तक पीछे हटना नहीं सीखा। ये परीक्षा भी हम पार करेंगे। अग्नि द्वार धीरे धीरे बंद हुआ और नया द्वार खुला। अंदर से ठंडी हवा नहीं, बल्कि बिजली की गर्जना सुनाई दी। तीनों ने कदम रखा और अचानक वे एक विशाल अखाड़े में पहुंच गए।
चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, जिन पर रहस्यमयी प्रतीक चमक रहे थे। आकाश नहीं था, बस घूमती हुई ऊर्जा का समुद्र था। मध्य में खड़ा था वरुणेश, अब पहले से भी विशाल रूप में। उसकी 4 तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। स्वागत है अंतिम परीक्षा में, उसने कहा। यहाँ कोई भ्रम नहीं होगा, कोई जाल नहीं। सिर्फ शक्ति बनाम शक्ति। अगर तुम सच में योग्य हो तो मुझे हराकर दिखाओ। युद्ध का आरंभ। वरुणेश ने पहली तलवार घुमाई। बिजली का गोला बना और सीधे विपिन की ओर आया। विपिन ने छलांग लगाई, लेकिन बिजली उसके कंधे को छू गई और वह गिर पड़ा। आदित्य ने तुरंत मंत्र पढ़ा। उसकी छड़ी से नीली ढाल बनी, लेकिन वरुणेश की दूसरी तलवार ने उसे चकनाचूर कर दिया। अरविंद ने गरजकर भाला घुमाया और वार किया, लेकिन वरुणेश की तीसरी तलवार ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। तुम्हारी ताकतें अलग अलग मजबूत हैं, वरुणेश बोला, लेकिन अगर तुम उन्हें एक नहीं कर पाए तो यहीं खत्म हो जाओगे। एकता की खोज। विपिन धीरे धीरे उठा और बोला, हम सबने मिलकर छाया को हराया है, लेकिन अब हमें और गहरा संगम करना होगा। आदित्य ने सिर हिलाया। सिर्फ मंत्र और प्राण नहीं, बल्कि हमारा विश्वास, हमारी आत्मा और हमारी निष्ठा, सब एक साथ। अरविंद ने भाला उठाया। तो चलो, अब पीछे नहीं हटते। तीनों ने आंखें बंद की। उनके चारों ओर सुनहरी, नीली और सूर्य जैसी लाल आभा घूमने लगी। धीरे धीरे वे एक दूसरे से मिलकर एक विशाल ऊर्जा कवच में बदल गए। निर्णायक युद्ध। वरुणेश गरजा और अपनी चारों तलवारें घुमाईं। अखाड़ा बिजली और आग से भर गया। लेकिन इस बार विपिन, आदित्य और अरविंद अलग नहीं थे। वे एक ही धारा थे। विपिन ने प्राण शक्ति को मुट्ठियों में केंद्रित किया। आदित्य ने मंत्रों को उसमें पिरोया। अरविंद ने उसे अपने भाले से दिशा दी। तीनों ने मिलकर चिल्लाया, त्रिसंगम प्रहार। एक विशाल प्रकाश स्तंभ बना और वरुणेश पर गिरा। उसकी तलवारें चटक गईं, उसकी आकृति हिलने लगी और अखाड़ा गूंज उठा। वरुणेश ने गरजते हुए कहा, यही है वह शक्ति जो छाया प्रवाह को नष्ट कर सकती है। और फिर वह प्रकाश में विलीन हो गया। विजय और आशीर्वाद। अखाड़ा शांत हो गया। प्रतीक बुझ गए और तीनों फिर से सामान्य रूप में खड़े थे। उनके सामने वरुणेश का स्वर गूंजा, अब नर्म और शांत। तुमने तीनों परीक्षाएं पूरी की। आत्मा, निष्ठा और शक्ति, अब तुम छाया प्रवाह का सामना करने योग्य हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अचानक अखाड़े के केंद्र में एक और द्वार खुला। इस बार उसमें से अंधकार नहीं, बल्कि तारों जैसी चमक निकल रही थी। आदित्य ने फुसफुसाया, ये है छाया प्रवाह का असली मार्ग। विपिन ने गहरी सांस ली। तो अब असली युद्ध शुरू होता है। तारों जैसी चमक से भरा द्वार धीरे धीरे खुला। उसके पार अंतहीन अंधकार फैला था, लेकिन उस अंधकार में अजीब लय थी, जैसे कोई जीवित हो। विपिन ने गहरी सांस ली। अब तक की सारी परीक्षाएं तैयारी थीं, लेकिन यह है असली युद्ध भूमि। आदित्य ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ी। सावधान रहना, यहाँ की हर परछाई हमारे मन को छल सकती है। अरविंद ने भाला जमीन पर मारा। जो भी आएगा, हम तीनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तीनों ने कदम बढ़ाया और द्वार से गुजरे। छाया की गुफा। अंदर एक विशाल गुफा थी। दीवारें सांस ले रही थीं, जैसे किसी जीव का पेट हो। चारों ओर धुंधली परछाइयां हिल रही थीं। अचानक धुंध से एक आवाज गूंजी, स्वागत है मूर्खों। अंधकार गाढ़ा हुआ और उसके बीच से एक आकृति निकली। लंबा कद, काले कवच में ढका हुआ शरीर और आंखें अंगारे जैसी लाल। उसके हाथ में छाया से बनी तलवार थी। मैं हूं कायोस, छाया प्रवाह का पहला सेनापति। तुम्हारी हिम्मत हुई कि यहां तक आए। पहला टकराव। कायोस ने तलवार घुमाई। छाया से बनी लहर आगे बढ़ी और फर्श को चीर गई। विपिन ने छलांग लगाए और प्राण शक्ति से मुक्का मारा। लहर टूट गई, लेकिन उसकी ताकत से वह पीछे धकेला गया। आदित्य ने मंत्र पढ़ा, वज्र दीप्ति। उसकी छड़ी से बिजली निकली और कायोस पर गिरी, लेकिन कायोस ने हंसकर उसे तलवार से सोख लिया। तुम्हारी जादू की चिंगारियां मुझे नहीं रोक सकती। अरविंद गरजा और भाले से धावा बोला, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, कायोस धुंध बनकर गायब हो गया और उसके पीछे प्रकट हुआ। उसकी तलवार अरविंद की पीठ की ओर बढ़ रही थी। एकता का वार। अरविंद। विपिन चिल्लाया और तुरंत दौड़ा। उसकी मुट्ठी से नीली आभा फूटी और उसने वार को रोक लिया। आदित्य ने तुरंत मंत्र बदला। बंधन जाल। सुनहरी रोशनी के धागे निकलकर कायोस की टांगों में लिपट गए। अरविंद ने मौका पाकर भाले से सीधा प्रहार किया। इस बार भाले की नोक से लाल नीली चमक निकली और कायोस की कवच पर लगी। कायोस गरज उठा, तो तुम तीनों ने वरुणेश की शक्ति पाली है। अच्छा है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसका कवच टूटने लगा, लेकिन फिर धुंध ने उसे ढक लिया और वह गुफा की गहराई में पीछे हट गया।
नया रहस्य। अंधकार धीरे धीरे शांत हुआ। जमीन पर जहां कायोस खड़ा था वहां एक काला क्रिस्टल रह गया। आदित्य ने उसे उठाया और कहा, यह छाया प्रवाह का चिन्ह है। शायद हर सेनापति के पास ऐसा एक क्रिस्टल होगा। विपिन ने आंखें सिकोड़ कर देखा। मतलब हमें सभी सेनापतियों को हराना होगा, तभी हम असली छाया प्रवाह तक पहुंच पाएंगे। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, तो रास्ता साफ है। चाहे कितने भी सेनापति हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। गुफा के भीतर और गहरी सुरंगें थीं, जिनमें अजीब गुर्राहट गूंज रही थी। अब तिकड़ी जान गई थी, असली सफर अभी शुरू हुआ है। गुफा की गहराइयों में उतरते उतरते वातावरण बदलने लगा। जहां पहले दीवारें सांस लेती थीं, अब वे अंधेरे आईनों जैसी चमक रही थीं। हर आईना तिकड़ी की परछाई दिखाता, लेकिन चेहरों पर डर और कमजोरी झलकती। आदित्य ने कांपते स्वर में कहा, ये साधारण दीवारें नहीं, ये हमारे मन का अंधकार दिखा रही हैं। अरविंद ने भाला उठाया, तो हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। लेकिन तभी एक गहरी हंसी गूंजी। डर से भागकर कोई नहीं बच सकता। आईनों से धुंध निकली और एक आकृति प्रकट हुई। लंबा कद, चेहरा नकाब से ढका हुआ और चारों ओर घूमते काले आईने। उसकी आंखें लाल धुएं की तरह चमक रही थीं। मैं हूं मिराल, भय का स्वामी। तुम्हारे मन का हर डर, हर कमजोरी अब मेरा हथियार बनेगा। भ्रम का जाल। मिराल ने हाथ हिलाया। आईनों से अजीब दृश्य निकलने लगे। विपिन ने देखा, वह पृथ्वी पर अकेला है, उसके साथी गायब हैं और इंसान उसे राक्षस समझकर पत्थर मार रहे हैं। आदित्य ने देखा, उसके सारे मंत्र असफल हो रहे हैं और वह एक साधारण इंसान बनकर असहाय खड़ा है। अरविंद ने देखा, उसका भाला टूट चुका है और वह अपनों की रक्षा नहीं कर पा रहा। तीनों के चेहरे पर भय की लकीरें उभर आईं। मिराल ने हंसते हुए कहा, देखा, तुम्हारा साहस बस एक दिखावा था। तुम्हारा असली रूप तो डर और हार से बना है। साहस की ज्वाला। विपिन ने आंखें बंद की और धीरे धीरे सांस ली। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने पहले भी डर महसूस किया है, लेकिन डर को हर बार पार किया है। उसकी मुट्ठियों में नीली रोशनी जगमगाने लगी। आईना चटक गया और दृश्य टूट गया। आदित्य ने मंत्र पढ़ा, प्रकाश ज्योति। उसकी छड़ी से सुनहरी लपट निकली और बाकी आईने भी कांपने लगे। अरविंद ने गरज कर कहा, मेरा साहस टूटेगा नहीं। उसने भाले से जमीन पर प्रहार किया और डर का दृश्य चूर चूर हो गया। निर्णायक युद्ध। मिराल क्रोध से गरजा, तो तुम अपने भाई को नकारते हो? फिर देखो असली आतंक। उसके चारों ओर आईने घूमने लगे और उनमें से सैकड़ों छायाएं बाहर निकल आईं। हर छाया तिकड़ी जैसी ही दिख रही थी, लेकिन विकृत, डरावने रूप में। विपिन, आदित्य और अरविंद ने एक दूसरे को देखा। अब वे समझ गए थे, असली लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। तीनों ने मिलकर चिल्लाया, हम अपने भय को स्वीकारते हैं, लेकिन उससे हारेंगे नहीं। उनकी आभा आपस में मिल गई और एक तेज प्रकाश बना। प्रकाश की लहर आईनों पर गिरी और सब एक एक करके टूटने लगे। मिराल दर्द से चीखा, उसकी आकृति धुंध में बदल गई और गायब हो गई। विजय का फल। जहां मिराल खड़ा था, वहां एक और काला क्रिस्टल पड़ा था। आदित्य ने उसे उठाया और कहा, दूसरा चिन्ह। यह साबित करता है कि हमने भय के स्वामी को भी हरा दिया। विपिन ने गहरी सांस ली। मतलब अब आगे और भी शक्तिशाली सेनापति हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, जो भी होगा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हर लड़ाई हमें और मजबूत बना रही है। गुफा की गहराई में एक और सुरंग चमक उठी, जैसे अगले सेनापति तक जाने का निमंत्रण दे रही हो। तिकड़ी ने दृढ़ कदमों से उस ओर बना शुरू किया। गुफा की नई सुरंग में प्रवेश करते ही हवा गर्म और गाढ़ी हो गई। दीवारों से धुआं उठ रहा था और हर कदम पर जमीन कंपन कर रही थी। तीनों समझ गए, अब वे छाया प्रवाह के सबसे खतरनाक हिस्से में हैं। अचानक दूर से गर्जना हुई। आओ, जो अपनी शक्ति का दावा करते हैं। एक विशाल आकृति सामने आए। लाल और काले रंग का कवच, आग जैसी आंखें और हाथ में विशाल युद्ध कुंडल। उसके चारों ओर अंगारों की लपटें घूम रही थीं। उसका नाम था क्रॉक्स, क्रोध और विनाश का अवतार। पहले टकराव की आग। क्रॉक्स ने अपनी अंगारों जैसी तलवार को झटका। तारों जैसी ऊर्जा हवा में फैल गई। विपिन ने तुरंत छलांग लगाए और प्राण शक्ति के वार किए, लेकिन क्रॉक्स ने सिर्फ हंसकर उन वारों को हवा में घुला दिया। आदित्य ने मंत्र पकड़ नीली ढाल बनाए, लेकिन क्रॉक्स की अग्नि लपटें उसे छू गईं और वह पीछे धकेला गया। अरविंद ने भाला घुमाया। भाले की नोक से लाल नीली चमक निकली, लेकिन क्रॉक्स ने अपनी शक्ति से भाले को तोड़ दिया और जोरदार प्रहार किया। इतनी ताकत, ये सब बहुत कम है। क्रॉक्स गरजा। तिकड़ी की पहली चुनौती। तीनों ने समझा कि अब अलग अलग लड़ने से कुछ नहीं होगा। क्रॉक्स की शक्ति इतनी अधिक है कि एक भी छोटा वार उसे नहीं रोक सकता।
विपिन ने कहा, हमें अपनी शक्ति पूरी तरह मिलानी होगी। वरुणेश ने हमें यही सिखाया था। आदित्य, तुम मंत्रों को हमारे वार में जोड़ो। अरविंद, भाले की शक्ति को केंद्रित करो। आदित्य ने सिर हिलाया और मंत्रों की आभा भाले और विपिन की ऊर्जा में समेटी। अरविंद ने अपनी पूरी ताकत भाले में डाली। विपिन ने प्राण शक्ति को तीनों के सहयोग में फोकस किया। निर्णायक संगम, तीनों ने चिल्लाया। त्रिसंगम प्रहार, एक विशाल प्रकाश स्तंभ बना और सीधे क्रॉक्स पर गिरा। क्रॉक्स चीख उठा, उसकी अंगारों जैसी तलवारें पिघल गईं। लाल और काले कवच की चमक फीकी पड़ने लगी। लेकिन क्रॉक्स ने अंतिम कोशिश की। उसने सभी को पीछे धकेलने के लिए अपने शरीर से आग और ऊर्जा की लहरें भेजीं। विपिन ने तुरंत अपने प्राणों का कवच बनाया। आदित्य और अरविंद ने साथ आभा मिलाकर उसे रोक दिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और क्रॉक्स गिर पड़ा। विजय और चेतावनी, क्रॉक्स पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसने धुंध बनकर गुफा की गहराई में भाग लिया। लेकिन जहां वह खड़ा था, वहां तीसरा क्रिस्टल चमक रहा था। आदित्य ने उसे उठाया और कहा, तीसरा चिन्ह भी हमारे पास है। हमारे पास अब 3 सेनापति के क्रिस्टल हैं। विपिन ने दृढ़ स्वर में कहा, अब अगला सेनापति सबसे खतरनाक होगा, लेकिन हमारी एकता और शक्ति उसे हराने के लिए तैयार है। अरविंद ने भाला जमीन पर टिकाया। हमें डर नहीं है, चाहे जितना भी क्रोध और विनाश हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। गुफा में एक और सुरंग खुल गई और वहां से अंधकार की गहरी गर्जना सुनाई दी। तीनों ने समझ लिया, अब असली सेनापति उनका इंतजार कर रहा है। गुफा की नई सुरंग से अंधकार इतना घना था कि आंखें खुली रहकर भी कुछ दिखाई नहीं देता था। तीनों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। साथ ही उनके चारों ओर हल्की नीली और सुनहरी रोशनी फैल गई, जिससे अंधकार में मार्ग दिखाई देने लगा। अचानक हवा कांप उठी और गर्जना गूंजी। तुम्हारे साहस ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, लेकिन अब तुम्हारी मौत निश्चित है। धुंध में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसका आकार असीमित और उसका रंग पूर्ण काला। उसकी आंखें न दिखती थीं, न लाल थीं, लेकिन उसकी उपस्थिति हर जीवित प्राणी के हृदय में डर भर रही थी। उसका नाम था नारकास, अंधकार और मृत्यु का अधिपति। पहली टकराव, नारकास ने अपनी छाया फैलाई। छाया इतनी घनी थी कि तीनों के चारों ओर का वातावरण ठंडा और मृत लगने लगा। विपिन ने छलांग लगाए और प्राण शक्ति से वार किया, लेकिन वार उसकी छाया में खो गया। आदित्य ने मंत्र पढ़े। नीली और सुनहरी रोशनी क्रिस्टलों से निकलकर नारकास के अंधकार में समा गई, लेकिन अंधकार ने उसे निगल लिया और वह पीछे गिर पड़ा। अरविंद ने भाले से प्रहार किया, लेकिन जैसे ही भाला छाया को छूने वाला था, छाया ने उसे रोक लिया और उसे दूर फेंक दिया। इतनी ताकत, ये केवल तुम्हारा भ्रम है। असली शक्ति मेरे भीतर है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। नारकास की आवाज गूंजी। तिकड़ी का संगम, तीनों ने एक दूसरे को देखा। अब तक हर सेनापति पर उनका अलग अलग हमला काम आया था, लेकिन नारकास की शक्ति इतना विशाल और निराकार थी कि अलग अलग प्रयास व्यर्थ थे। विपिन ने कहा, अब हमें अपनी शक्ति, मंत्र और निष्ठा का पूरा संगम करना होगा। आदित्य, तुम्हारे मंत्रों को प्राण शक्ति में पिरोए। अरविंद, भाले की ऊर्जा को केंद्रित करो। मैं अपनी प्राण शक्ति पूरी तरह जोड़ूंगा। तीनों ने आंखें बंद की और अपनी पूरी ऊर्जा मिलाकर एक विशाल गोलाकार आभा बनाए। नीली, सुनहरी और लाल लहरें आपस में मिलकर एक प्रचंड प्रकाश बन गईं। निर्णायक संगम, तीनों ने चिल्लाया। त्रिसंगम प्रहार, प्रकाश स्तंभ नारकास पर गिरा। उसकी छाया चीर गई, उसकी ध्वनि गूंजती रही और फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन नारकास पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। वह धुंध में विलीन हुआ और धीरे धीरे 2 क्रिस्टल छोड़ गया, एक नीला और एक काला। अंतिम विजय और रहस्य का द्वार। तीनों ने क्रिस्टल उठाए। नीला क्रिस्टल आदित्य के पास गया, लाल सुनहरी रोशनी विपिन के पास और काला क्रिस्टल अरविंद के पास। वरुणेश की आवाज गूंजी, तुमने सभी सेनापति हराए। अब तुम छाया प्रवाह के अंतिम रहस्य तक पहुंचने योग्य हो। असली युद्ध यहां समाप्त नहीं होता, लेकिन तुमने अपनी आत्मा, निष्ठा और शक्ति से यह साबित कर दिया कि तुम्हारा साहस अटूट है। साथ ही गुफा की दीवारें खुल गईं। एक विशाल द्वार प्रकट हुआ जो नीला जामुनी प्रकाश छोड़ रहा था। यह द्वार छाया प्रवाह की असली गुफा तक जाता था। विपिन ने गहरी सांस ली। असली गढ़ अब सामने है, लेकिन अब हम तीनों पूरी तरह तैयार हैं। आदित्य ने सिर हिलाया। हर परीक्षा ने हमें मजबूत बनाया। अब हमारा साहस ही हमें छाया प्रवाह के रहस्य तक ले जाएगा। अरविंद ने भाला उठाया। तो चलो, कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। तीनों ने हाथों में क्रिस्टल पकड़कर नए द्वार की ओर कदम बढ़ाया, और गुफा में तारों जैसी नीली जामुनी रोशनी के बीच उनका सफर जारी रहा। तीनों ने नीला जामुनी प्रकाश छोटे द्वार के पार कदम रखा। अंदर विशाल गुफा थी,
दीवारें चमकती थीं, मानो किसी प्राचीन ब्रह्मांड की कहानियां खुदी हों। और गुफा के केंद्र में एक विशाल ऊर्जा का स्तंभ खड़ा था। ये छाया प्रवाह का मुख्य स्रोत था। विपिन ने उसकी ओर देखा और कहा, तो यही वह शक्ति है जो पूरे अंधकार का कारण है। लेकिन ये सिर्फ शक्ति नहीं, ये किसी जीवित चेतना की तरह महसूस हो रही है। आदित्य ने सिर हिलाया। हमने अब तक सभी सेनापति हराए, लेकिन इसका सामना करना हर चीज से कठिन होगा। अरविंद ने भाला टिकाया। तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी एकता और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुख्य स्रोत की चेतना। अचानक गुफा के स्तंभ ने आवाज दी, तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो? मैं ही छाया प्रवाह का मूल हूं। मेरे बिना कोई शक्ति अस्तित्व में नहीं रह सकती। नीली जामुनी ऊर्जा स्तंभ से बाहर फैलने लगी। वह तीनों के चारों ओर एक विशाल घेरा बना रही थी। विपिन, आदित्य और अरविंद ने चारों क्रिस्टल अपने हाथों में कसकर पकड़ लिए। अब अंतिम परीक्षा, तीनों की शक्ति, विश्वास और निष्ठा का संगम। अंतिम संगम। तीनों ने एक दूसरे को देखा। हमने सब कुछ पार किया, विपिन ने कहा। अब हमारी ताकत, हमारे मन और हमारी आत्मा एक साथ होगी। आदित्य ने मंत्र पढ़े। नीली और सुनहरी आभा क्रिस्टलों से निकलकर विपिन और अरविंद की ऊर्जा में मिल गई। अरविंद ने भाले को आकाश में उठाया। सभी ऊर्जा एक बूंद की तरह विपिन की हथेली में केंद्रित हुई। तीनों ने चिल्लाया, त्रिसंगम प्रहार। अंतिम। एक विशाल प्रकाश स्तंभ गुफा के स्तंभ पर गिरा। स्तंभ ने गरजते हुए प्रकाश फैलाया और धीरे धीरे उसकी चेतना तीनों के सामने प्रकट हुई। ये चेतना अब शांत और नियंत्रित लग रही थी। विजय और संतुलन। मुख्य स्रोत ने कहा, तुमने आत्मा, निष्ठा और शक्ति की परीक्षा पूरी की। तुमने साबित किया कि मानव विश्वास और एकता से अंधकार को पराजित कर सकता है। अब मैं अपनी शक्ति तुम्हारे भरोसे पर छोड़ता हूँ। छाया प्रवाह का संतुलन तुम्हारे हाथ में है। नीला जामुनी स्तंभ धीरे धीरे फीका पड़ गया। गुफा की गहराई में शांति छा गई। तीनों ने चारों क्रिस्टल आपस में जोड़ दिए और गुफा के अंदर और बाहर ऊर्जा का संतुलन महसूस होने लगा। विपिन ने मुस्कुराया, हमने सब कुछ पार कर लिया। अब अंधकार नहीं, बल्कि संतुलन है। आदित्य ने सिर हिलाया, हर परीक्षा ने हमें मजबूत बनाया। हमारी एकता ने अंधकार को हराया। अरविंद ने भाला जमीन पर टिकाया। और यही शुरुआत है। अब हम इस शक्ति का इस्तेमाल लोगों की रक्षा और ज्ञान के लिए करेंगे। गुफा की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। तीनों ने चारों क्रिस्टल आपस में जोड़ दिए और देखा कि ऊर्जा का प्रवाह अब स्थिर और शांत हो गया है। छाया प्रवाह का अंधकार खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका नियंत्रण अब उनके हाथ में था। विपिन ने देखा कि गुफा की दीवारों पर पहले की तरह डरावनी छायाएं नहीं थीं। सिर्फ उज्ज्वल प्रतीक चमक रहे थे, जो संतुलन और शक्ति का संकेत दे रहे थे। आदित्य ने कहा, हमने सेनापतियों को हराया, लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि इस शक्ति का सही उपयोग करें। अनियंत्रित शक्ति फिर अंधकार पैदा कर सकती है। अरविंद ने भाला टिकाया और मुस्कुराया, हम अकेले नहीं हैं। हमारी एकता और ज्ञान ही इस संतुलन को बनाए रखेगा। शक्ति का परीक्षण। तीनों ने बाहर की दुनिया की ओर देखा। पृथ्वी पर कई ग्रह और लोक अंधकार से प्रभावित हो रहे थे। छाया प्रवाह के मूल स्रोत का नियंत्रण अब तिकेडी के हाथ में था। विपिन ने कहा, अब हमारा असली कार्य शुरू होता है। हमें इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा और ज्ञान के लिए करना होगा, अन्यथा अंधकार फिर लौट आएगा। आदित्य ने अपनी छड़ी उठाई। हमें अपनी शक्ति को संतुलित रखना होगा, सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि विवेक और समझ से भी। अरविंद ने भाला उठाकर कहा, और यही असली चुनौती है, शक्ति के साथ जिम्मेदारी। भविष्य की तैयारी। तीनों ने क्रिस्टल को एक नए मंडल में रखा जो गुफा के केंद्र में चमक रहा था। यह मंडल अब संतुलन केंद्र बन गया। तीनों ने समझ लिया कि हर बार जब अंधकार बढ़ेगा, ये केंद्र इसे नियंत्रित करेगा। विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने छाया प्रवाह को हराया, लेकिन अब हमें इस शक्ति को हमेशा बनाए रखना होगा। आदित्य ने सिर हिलाया, सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि एकता और विश्वास ही इसे स्थिर रखेंगे। अरविंद ने भाला जमीन पर टिकाया और कहा, तो चलो, अब हम नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं। हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, ये तो एक नया अध्याय है। गुफा की रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई और तिकेडी ने बाहर की ओर कदम बढ़ाया। अब उनके सामने नए ग्रह, नए लोक और नई जिम्मेदारियां थीं। लेकिन तीनों जानते थे वे हर अंधकार को हराने के लिए तैयार हैं। तीनों ने गुफा से बाहर कदम रखा। दूर दूर तक अंतरिक्ष का दृश्य फैला हुआ था, चमकते तारे, घूमते ग्रह और अजीब सी नीली लाल रोशनी। क्रिस्टल की ऊर्जा उनके चारों ओर हल्की आभा छोड़ रही थी। विपिन ने कहा, छाया प्रवाह का मुख्य स्रोत अब संतुलित है।
लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। दुनिया में अभी भी कई ग्रह ऐसे हैं जो अंधकार से प्रभावित हैं। आदित्य ने अपनी छड़ी को कसकर पका। तो हमें उनकी मदद करनी होगी। हमारी शक्ति सिर्फ खुद के लिए नहीं है बल्कि अन्य जीवों के लिए भी है। अरविंद ने भाला उठाया। हमारी एकता और निष्ठा ही हमें हर ग्रह पर विजय दिलाएगी। तो चलो पहले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। पहला ग्रह इल्यूमिनिया। तीनों ने पहला ग्रह देखा, इल्यूमिनिया। ये ग्रह पहले चमकता और शांत था, लेकिन अब अंधकार और धुंध से ढका हुआ था। ग्रह की हवा गाढ़ी और ठंडी थी और वहां रहने वाले जीव भयभीत और सुस्त थे। विपिन ने कहा, देखो, अंधकार केवल शक्ति नहीं है, ये सोच और भावनाओं को भी बदल देता है। हमें पहले यहाँ की चेतनाओं को समझना होगा। आदित्य ने मंत्र पढ़े और धीरे धीरे ग्रह की ऊर्जा को महसूस किया। ये जीव डर और हताशा में फंसे हुए हैं। हमें उनकी ऊर्जा को संतुलित करना होगा। अरविंद ने भाले से हल्का प्रहार किया और एक हल्की चमक उत्पन्न की। हम उनकी शक्ति को हिला सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, अंधकार तुरंत प्रतिक्रिया कर सकता है। इल्यूमिनिया का रहस्य। जैसे ही उन्होंने ग्रह पर कदम रखा, अचानक अंधकार की परछाई ने आकार लिया। एक विशाल जीव जो पूरी तरह अंधकार से बना था। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसकी उपस्थिति डरावनी और दबावपूर्ण थी। वह बोल पड़ा, तुमने मुख्य स्रोत को संतुलित किया, लेकिन ये ग्रह मेरा है। अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो अपनी शक्ति और एकता दिखाओ। विपिन, आदित्य और अरविंद ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें पता था कि हर ग्रह पर अंधकार के प्रतिनिधि अलग रूप में प्रकट होंगे, और केवल उनकी एकता ही उन्हें हर बार विजयी बना सकती है। तीनों ने अपने क्रिस्टल उठाए और तैयारी की। त्रिसंगम प्रहार। विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य और अरविंद ने सिर हिलाया। हाँ, एक बार फिर। ग्रह की धुंध और अंधकार के बीच तिकेडी ने अपनी शक्ति का संगम किया। नीली, सुनहरी और लाल ऊर्जा एक दूसरे में मिलकर अंधकार के विशाल जीव पर गिर गई। अंधकार चीखा और धीरे धीरे फीका पड़ गया। पहली जीत और नए संकेत। इल्यूमिनिया धीरे धीरे चमकने लगा। जीव स्वतंत्र और खुश दिखने लगा। तीनों ने देखा कि ग्रह पर हर जगह रोशनी फैल रही थी। विपिन ने कहा, हर ग्रह पर यही प्रक्रिया होगी। अंधकार केवल शक्ति नहीं, बल्कि भावनाओं और भय का भी परिणाम है। आदित्य ने मुस्कुराया, और हम इसे हर बार संतुलित करेंगे। हमारी एकता ही हमारी असली शक्ति है। अरविंद ने भाला टिकाया। तो चलो अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं और नई चुनौतियों का सामना करते हैं। तीनों ने इल्यूमिनिया की चमकदार सतह छोड़कर अगला ग्रह देखा। ये ग्रह था नोक्तुरिया, जहां हर चीज अंधेरे और नीले धुंध से ढकी हुई थी। ग्रह की सतह पर न केवल अंधकार फैला था, बल्कि हर दिशा में अजीब सी परछाइयां हिल रही थीं। विपिन ने कहा, यह ग्रह पहले से भी खतरनाक लग रहा है। इल्यूमिनिया सिर्फ एक अभ्यास था, यहाँ हमें असली चुनौती मिलेगी। आदित्य ने अपनी छड़ी मजबूत पकड़ ली। देखो, यहाँ की ऊर्जा स्थिर नहीं है, ये जीवित लग रही है और हमारी शक्ति को परख रही है। अरविंद ने भाला उठाया। तो कोई समय नहीं गंवाना, पहले इसे समझते हैं फिर हमला करते हैं। ग्रह का रहस्य। जैसे ही उन्होंने सतह पर कदम रखा, नीली धुंध ने आकार लिया। धुंध ने तीनों के चारों ओर अजीब परछाइयां बनाई। हर परछाई उनके डर और असुरक्षा को वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर रही थी। विपिन ने देखा, उसकी परछाई उसके सामने खड़ी थी और बोल रही थी, तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आदित्य की परछाई ने उसे बताया, तुम्हारे मंत्र विफल हो जाएंगे और तुम्हें अपने साथियों से भी भरोसा टूटेगा। अरविंद की परछाई ने कहा, तुम्हारा भाला भी बेकार है, तुम हारने के लिए जन्मे हो। तीनों के हृदय में भय की लहर दौड़ गई, लेकिन विपिन ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे डर हमारे सामने हैं, लेकिन हम उन्हें स्वीकार करेंगे। हम अकेले नहीं हैं। परछाइयों का सामना। तीनों ने अपने क्रिस्टल उठाए और एक दूसरे को पकड़ लिया। नीली, सुनहरी और लाल ऊर्जा एक दूसरे में मिल गई। विपिन ने चिल्लाया, त्रिसंगम प्रहार। ऊर्जा की लहर परछाइयों पर गिर गई। परछाइयां चीखी और धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। नीली धुंध में अब स्थिर रोशनी फैलने लगी। आदित्य ने देखा, ग्रह की सतह पर अंधकार कम हो रहा था। अरविंद ने कहा, प्रत्येक ग्रह पर यही नियम है। अंधकार केवल हमारे डर और भय से बना है और हम उसे हर बार मिटा सकते हैं। ग्रह की पहली संतुष्टि। नोक्तुरिया की सतह धीरे धीरे चमकने लगी। जगह जगह पर जीवन के संकेत दिखाई देने लगे। तीनों ने महसूस किया कि उनकी एकता और शक्ति ने इस ग्रह पर संतुलन ला दिया है। विपिन ने मुस्कुराया, हर ग्रह पर नई चुनौतियां हैं, लेकिन हम उन्हें पार करेंगे। आदित्य ने सिर हिलाया, हमारी शक्ति केवल हम में नहीं है, बल्कि हमारी एकता और विश्वास में है। अरविंद ने भाला जमीन पर टिकाया।
तो चलो अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ग्रह की नीली धुंध धीरे धीरे दूर हो गई और तिकड़ी ने अगले ग्रह की ओर कदम बढ़ाया। तीनों ने अगले ग्रह की सतह पर कदम रखा। ग्रह का नाम था क्रोनोरा। ये ग्रह अजीब तरीके से बदलता रहता था। हर पल उसके परिदृश्य में परिवर्तन हो रहा था, कभी दिन, कभी रात, कभी उजाला, कभी अंधकार। विपिन ने कहा, ये ग्रह सिर्फ अंधकार से भरा नहीं है, ये समय और अंधकार दोनों की शक्ति का मिश्रण है। आदित्य ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा। हमें सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि समय की चाल और संतुलन को भी समझना होगा। अनजाने में कदम रखने से हम फंस सकते हैं। अरविंद ने भाला उठाया। तो हमें सावधानी और एकता दोनों के साथ आगे बढ़ना होगा। संरक्षक का प्रकट होना। जैसे ही उन्होंने ग्रह पर कदम रखा, अंधकार से एक विशाल आकृति निकली। उसका रूप धुंध और समय की गति में बदलता रहा। वह बोल पड़ा, मैं हूँ क्रोनोस, समय और अंधकार का संरक्षक। ये ग्रह मेरी परीक्षा है। यदि तुम समय और शक्ति में संतुलन नहीं कर सकते तो तुम हमेशा के लिए फंस जाओगे। तीनों ने एक दूसरे को देखा। अब केवल शक्ति से काम नहीं चलेगा, उन्हें समझदारी, समय और एकता के साथ आक्रमण करना होगा। समय की चाल। क्रोनोस ने अपने हाथ उठाए। तीनों के चारों ओर समय की लहरें फैलने लगीं। विपिन ने महसूस किया कि उनके प्रत्येक वार की गति बदल रही है। आदित्य के मंत्र और अरविंद का भाला धीमा और तेज हो रहा था। विपिन ने कहा, हमें अपनी ऊर्जा और क्रिस्टल का सही समय पर उपयोग करना होगा। त्रिसंगम प्रहार तभी काम करेगा जब हम समय को समझें। तीनों ने सांस ली और ध्यान केंद्रित किया। नीली, सुनहरी और लाल ऊर्जा धीरे धीरे समय की लहर के साथ तालमेल बिठाने लगी। निर्णायक संगम। तीनों ने चिल्लाया। त्रिसंगम प्रहार। समय और शक्ति में ऊर्जा का विशाल स्तंभ क्रोनोस पर गिरा। उसकी धुंध और समय की लहरें टूट गईं। क्रोनोस चीखा, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, तुमने समय और शक्ति का संतुलन पाया। तुम सही मायनों में अंधकार का सामना करने योग्य हो। क्रोनोस ने तीसरा क्रिस्टल छोड़ दिया, जो अब तिकड़ी के पास जोड़ दिया गया। ग्रह पर संतुलन। क्रोनोरा का वातावरण स्थिर हो गया। अंधकार और समय की असामंजस्यता खत्म हो गई। तीनों ने महसूस किया कि अब उनका अनुभव और समझ और भी गहरा हो गया है। विपिन ने कहा, हर ग्रह, हर संरक्षक ने हमें कुछ नया सिखाया। अब हमारी शक्ति और समझ अधिक संतुलित है। आदित्य ने सिर हिलाया। और यही हमें अगली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। अरविंद ने भाला जमीन पर टिकाया। तो चलो अब अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ग्रह की नीली और सुनहरी रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई और तिकड़ी ने अगले ग्रह की ओर अगले ग्रह पर कदम रखा। ग्रह का नाम था एलोरिया। ये ग्रह अजीब धुंध, चमक और रहस्यमयी प्रतीकों से भरा हुआ था। विपिन ने कहा, यह ग्रह पिछले सभी से अलग लग रहा है। शायद यहाँ बुद्धि और साहस की परीक्षा होगी। जैसे ही उन्होंने सतह पर कदम रखा, चारों ओर रहस्यमयी प्रकाश की परछाइयां बन गईं। वे अजीब संकेत और पहेलियां प्रस्तुत कर रही थीं। आदित्य ने कहा, हमें केवल शक्ति से काम नहीं चलाना होगा, यहाँ हमारी समझ और योजना का भी इस्तेमाल करना होगा। अरविंद ने भाला उठाया। तो चलो पहले इन संकेतों को पते हैं। तीनों ने मिलकर संकेतों और प्रतीकों को हल करना शुरू किया। कुछ घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने देखा कि ये संकेत उन्हें ग्रह के अंदरूनी कक्ष की ओर ले जा रहे हैं। कक्ष के भीतर एक विशाल गुफा थी। दीवारें चमक रही थीं और बीच में एक विशाल द्वार था। द्वार पर लिखा था, साहस और बुद्धि से ही यह गुफा पार की जा सकती है। जैसे ही तीनों ने कदम बढ़ाया, एक रहस्यमयी संरक्षक प्रकट हुआ। उसका रूप मानव जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में अनगिनत तारों की चमक थी। वह बोला, मैं हूं एलोरिया का पहरेदार। तुम्हारा साहस और बुद्धि आजमाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम सिर्फ तभी आगे बढ़ सकोगे जब तुम मेरी पहेलियां हल कर सको। तीनों ने सिर हिलाया। हम तैयार हैं। हम अपनी शक्ति और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करेंगे। पहले ही कमरे में उन्होंने 3 पहेलियां देखी, एक बल की, एक समय की और एक सोच की। तीनों ने मिलकर पहेलियों का हल किया। जब आखिरी पहेली हल हुई, द्वार अपने आप खुल गया। पहरेदार ने मुस्कुराया और गायब हो गया। तीनों जैसे ही अगले कक्ष में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यह केवल शक्ति और बुद्धि की परीक्षा नहीं थी, यह उनके विश्वास और एकता की परीक्षा थी। गुफा के बीच में एक विशाल ऊर्जा का स्तंभ था और उसके चारों ओर 3 अलग अलग मार्ग बन रहे थे। प्रत्येक मार्ग उनकी व्यक्तिगत शक्ति को चुनौती देने वाला था। विपिन ने कहा, हमें अलग नहीं होना चाहिए, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। आदित्य और अरविंद ने भी समझा। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और सभी मार्गों को साथ में पार किया। मार्ग में उन्हें अंधकार, भय और भ्रम दिखाई दिया।
लेकिन तिकड़ी ने हर बार अपने डर और भ्रम को सहा और एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते गए। अंत में वे गुफा के केंद्र में पहुंचे। वहां एक नया क्रिस्टल चमक रहा था। यह एलोरिया का पुरस्कार और शक्ति का प्रतीक था। तीनों ने क्रिस्टल उठाया। एलोरिया की गुफा की दीवारें चमकने लगीं और पूरे ग्रह में रोशनी फैल गई। तीनों ने महसूस किया कि उनके साहस, बुद्धि और एकता ने इस ग्रह पर संतुलन स्थापित कर दिया है। विपिन ने कहा, हर ग्रह ने हमें कुछ न कुछ सिखाया। अब हम अधिक अनुभवी और समझदार हो गए हैं। आदित्य ने सिर हिलाया। हमारी शक्ति केवल हम में नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास और एकता में भी है। अरविंद ने भाला टिकाया। तो चलो अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। तीनों ने एलोरिया की रोशनी में कदम बढ़ाया और नए ग्रह की ओर बढ़ गए। उनके सामने नई चुनौतियां, नए रहस्य और नए साहस के अवसर थे। तीनों ने इल्यूमिनिया और क्रोनोरा की यात्राओं के बाद अगले ग्रह की ओर कदम बढ़ाया। ग्रह का नाम था एलोरिया। ये ग्रह अजीब धुंध, चमक और रहस्यमयी प्रतीकों से भरा हुआ था। विपिन ने कहा, ये ग्रह पिछले सभी ग्रहों से अलग है। शायद यहाँ हमें बुद्धि और साहस दोनों की परीक्षा मिलेगी। जैसे ही उन्होंने सतह पर कदम रखा, चारों ओर रहस्यमयी प्रकाश की परछाइयां बन गईं। ये परछाइयां संकेत और पहेलियां प्रस्तुत कर रही थीं। आदित्य ने कहा, यहाँ केवल शक्ति से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी समझ और योजना का भी इस्तेमाल करना होगा। अरविंद ने भाला उठाया। तो चलो पहले इन संकेतों को पते हैं। तीनों ने मिलकर संकेतों और प्रतीकों को हल करना शुरू किया। कुछ घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने देखा कि ये संकेत उन्हें ग्रह के अंदरूनी कक्ष की ओर ले जा रहे हैं। तीनों ने एलोरिया के अंदरूनी कक्ष में प्रवेश किया। कक्ष विशाल और रहस्यमय था। दीवारें चमक रही थीं और बीच में एक विशाल द्वार खड़ा था। द्वार पर लिखा था, साहस और बुद्धि से ही यह गुफा पार की जा सकती है। जैसे ही तीनों ने कदम बढ़ाया, एक रहस्यमयी संरक्षक प्रकट हुआ। उसका रूप मानव जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में अनगिनत तारों की चमक थी। वह बोला, मैं हूं एलोरिया का पहरेदार। तुम्हारा साहस और बुद्धि आजमाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम सिर्फ तभी आगे बढ़ सकोगे जब मेरी पहेलियां हल कर सको। तीनों ने सिर हिलाया। हम तैयार हैं। हम अपनी शक्ति और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करेंगे। पहले ही कमरे में उन्होंने 3 पहेलियां देखीं। एक बल की परीक्षा, एक समय की परीक्षा और एक सोच की परीक्षा। तीनों ने मिलकर पहेलियों का हल किया। जब आखिरी पहेली हल हुई, द्वार अपने आप खुल गया। पहरेदार ने मुस्कुराया और गायब हो गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे बढ़े। तीनों जैसे ही गुफा के अगले कक्ष में पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह परीक्षा केवल शक्ति और बुद्धि की नहीं थी। यह उनके विश्वास और एकता की परीक्षा थी। कक्ष के बीच में एक विशाल ऊर्जा का स्तंभ था। उसके चारों ओर 3 अलग अलग मार्ग बन रहे थे और हर मार्ग उनकी व्यक्तिगत शक्ति को चुनौती देने वाला था। विपिन ने कहा, हमें अलग नहीं होना चाहिए। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। आदित्य और अरविंद ने भी सहमति में सिर हिलाया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और सभी मार्गों को साथ में पार किया। मार्ग में उन्हें अंधकार, भय और भ्रम दिखाई दिया। हर परछाई उनके डर को वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर रही थी। लेकिन तिकड़ी ने अपने डर और भ्रम को सहा और एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते गए। अंत में वे गुफा के केंद्र में पहुंचे। वहां एक नया क्रिस्टल चमक रहा था। यह एलोरिया का पुरस्कार और शक्ति का प्रतीक था। तीनों ने क्रिस्टल उठाया और महसूस किया कि उनकी एकता, साहस और बुद्धि ने इस ग्रह पर संतुलन स्थापित कर दिया है। एलोरिया की गुफा की दीवारों पर रहस्यमयी प्रतीकों की चमक धीरे धीरे बढ़ रही थी। तीनों, विपिन, आदित्य और अरविंद, जैसे ही अंदरूनी कक्ष में कदम रखते हैं, उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह किसी भी पिछले ग्रह से कहीं अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है। दीवारों से निकलती नीली जामुनी रोशनी एकदम जीवित लग रही थी। हवा में हल्की कंपन, फुसफुसाहट और अजीब ध्वनियां थीं, जैसे ये गुफा स्वयं किसी चेतन शक्ति द्वारा संचालित हो रही हो। विपिन ने चारों ओर देखा और कहा, ये गुफा केवल शक्ति का परीक्षण नहीं कर रही है, ये हमारी बुद्धि, साहस, संयम और विश्वास का भी परीक्षण ले रही है। आदित्य ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ी और क्रिस्टल को हाथ में थामा। सही कहा, यहाँ हमें केवल अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना होगा, हमें मानसिक संतुलन और समझ का भी प्रयोग करना होगा। अरविंद ने भाला उठाया और हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अलग नहीं होंगे। हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। हमें अपने डर, संदेह और हर भ्रम को एक साथ पार करना होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हाथ में क्रिस्टल कसकर पकड़ लिए। जैसे ही उन्होंने कक्ष में कदम रखा, अंधकार की धुंध ने आकार लिया और उनके डर और संदेह की परछाइयां जीवित होकर उनके सामने खड़ी हो गईं। विपिन की परछाई बोली,
तुम कभी विजेता नहीं बनोगे। तुम्हारी प्राण शक्ति कमजोर है। तुम असफल हो जाओगे और यह जगह तुम्हें निगल जाएगी। आदित्य की परछाई ने चेतावनी दी। तुम्हारे मंत्र विफल होंगे। तुम्हारा साथी भी तुम्हें धोखा देगा। तुम्हारा साहस पर्याप्त नहीं है। अरविंद की परछाई ने कहा, तुम्हारा भला बेकार है। तुम्हारा भरोसा तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तीनों के हृदय में भय की लहर दौड़ गई। लेकिन विपिन ने गहरी सांस ली और कहा, हम अकेले नहीं हैं। हमारे डर हमें रोक नहीं सकते। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। हमें विश्वास और संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। आदित्य ने मंत्रों की आभा फैलाना शुरू किया। नीली और सुनहरी रोशनी क्रिस्टलों से निकलकर विपिन और अरविंद की शक्ति में मिल गई। अरविंद ने भाले को उठाकर उसकी ऊर्जा को केंद्रित किया। तीनों ने अपनी प्राण शक्ति का संगम किया और त्रिसंगम प्रहार की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने चिल्लाया, त्रिसंगम प्रहार, ऊर्जा की विशाल लहर कक्ष में फैल गई। परछाइयां चीखी और धुंध में विलीन होने लगीं। लेकिन कक्ष का वातावरण अभी भी चुनौतीपूर्ण था। दीवारें घूम रही थीं और जमीन हल्की कंपन कर रही थी। विपिन ने ध्यान केंद्रित किया और अपने क्रिस्टल से एक स्थिर ऊर्जा की दीवार बनाई। आदित्य ने मंत्रों की आभा को तेज किया और अरविंद ने भाले को चारों ओर घुमाकर ऊर्जा को नियंत्रित किया। तीनों ने समझ लिया कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि संयम, संतुलन और समझ ही उन्हें इस कक्ष से बाहर ले जाएगी। धीरे धीरे गुफा की अजीब धुंध कम होने लगी। परछाइयां पीछे हट गईं और एक विशाल ऊर्जा का स्तंभ केंद्र में दिखाई दिया। ये स्तंभ अब पूरी तरह स्थिर था और उसकी रोशनी ने पूरे ग्रह को जगमग कर दिया। तीनों ने महसूस किया कि उनके साहस, बुद्धि और एकता ने एलोरिया पर संतुलन स्थापित कर दिया है। विपिन ने क्रिस्टल उठाया और कहा, हर ग्रह ने हमें कुछ नया सिखाया। अब हमारी शक्ति और समझ और भी गहरी हो गई है। हमने न केवल बाहरी अंधकार को हराया, बल्कि अपने भीतर के भय और संदेह को भी पार किया। आदित्य ने सिर हिलाया। हमारी शक्ति केवल हम में नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास और एकता में भी है। हमने अपनी बुद्धि और संयम से यह साबित कर दिया कि हम किसी भी अंधकार का सामना कर सकते हैं। अरविंद ने भाला टिकाया और मुस्कुराया। हमने एलोरिया को जीत लिया, लेकिन सबसे बड़ी जीत यह है कि हमने अपने डर, संदेह और आपसी मतभेदों को भी हराया। अब हम नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं। कक्ष की दीवारों पर चमकने वाले प्रतीक धीरे धीरे शांत हुए। नीली जामुनी रोशनी स्थिर हो गई। तीनों ने महसूस किया कि उनकी नई शक्ति अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सहशक्ति और सामूहिक बुद्धि में निहित है। विपिन ने आसपास देखा और कहा, हमारे सामने अब और भी ग्रह हैं। हर ग्रह पर नई परीक्षाएं होंगी, लेकिन अब हम उन्हें पार करने के लिए सक्षम हैं। हमारी ताकत केवल वार में नहीं, बल्कि हमारी समझ, बुद्धि और साहस में है। आदित्य ने कहा, और हमारी असली ताकत हमारी एकता है। हम चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाएं क्यों न सामना करें, हम उन्हें जीतेंगे। अरविंद ने भाला उठाकर कहा, तो चलो अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो केवल एक नई शुरुआत है। तीनों ने एलोरिया की चमकदार रोशनी में कदम बढ़ाया। ग्रह की सतह पर फैलती स्थिर ऊर्जा ने उन्हें नया आत्मविश्वास और शक्ति दी। तीनों ने महसूस किया कि अब वे न केवल टिकड़ी के रूप में, बल्कि एक नई जिम्मेदारी और समझ के साथ पूरे अंतरिक्ष की यात्रा जारी रख सकते हैं। एलोरिया की विजय ने टिकड़ी को यह सिखाया कि शक्ति का असली उपयोग केवल वार में नहीं, बल्कि संतुलन, संयम, बुद्धि और एकता में है। उनके भीतर अब एक नई ऊर्जा थी जो उन्हें न केवल ग्रहों की यात्रा के लिए तैयार करती थी, बल्कि पूरे अंतरिक्ष में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी देती थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और साहस झलक रहा था। ये केवल एक ग्रह की विजय नहीं थी, यह उनकी नई शक्ति और समझ का प्रतीक था। ग्रह की नीली और जामुनी रोशनी में टिकड़ी ने अगले ग्रह की ओर कदम बढ़ाया। अब उनके सामने नई चुनौतियां, नए रहस्य और नए साहस के अवसर थे। लेकिन तीनों जानते थे वे हर अंधकार का सामना कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति अब एकता और बुद्धि से जुड़ी है। एलोरिया की गुफा में प्रवेश करते ही तीनों ने महसूस किया कि यह स्थान किसी भी पिछले ग्रह से कहीं अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण था। दीवारों पर चमकते रहस्यमयी प्रतीक हर पल बदल रहे थे, और नीली जामुनी रोशनी का हल्का धुंध उन्हें हर कदम पर घेर रहा था। हवा में कंपन और फुसफुसाहटें थीं, जैसे गुफा स्वयं एक चेतन शक्ति द्वारा संचालित हो रही हो। विपिन ने चारों ओर देखा और कहा, ये गुफा केवल शक्ति का परीक्षण नहीं कर रही है, ये हमारी बुद्धि, साहस, संयम और विश्वास का भी परीक्षण ले रही है। आदित्य ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ी और क्रिस्टल को हाथ में थामा। सही कहा, यहाँ हमें केवल अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना होगा, हमें मानसिक संतुलन, योजना और समझ का प्रयोग करना होगा। अरविंद ने भाला उठाया और हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा,
और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अलग नहीं होंगे। हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। हमें अपने डर, संदेह और हर भ्रम को एक साथ पार करना होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और क्रिस्टलों को कसकर पकड़ लिया। पहली परीक्षा, अंधकार और परछाइयां। जैसे ही उन्होंने कक्ष में कदम रखा, काली नीली धुंध ने आकार लिया और उनके डर, संदेह और पिछली यात्राओं की परछाइयां जीवित होकर उनके सामने खड़ी हो गईं। विपिन की परछाई बोली, तुम कभी विजेता नहीं बनोगे। तुम्हारी प्राण शक्ति कमजोर है। तुम असफल हो जाओगे और यह जगह तुम्हें निगल जाएगी। आदित्य की परछाई ने चेतावनी दी, तुम्हारे मंत्र विफल होंगे। तुम्हारा साथी भी तुम्हें धोखा देगा। तुम्हारा साहस पर्याप्त नहीं है। अरविंद की परछाई ने कहा, तुम्हारा भला बेकार है। तुम्हारा भरोसा तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तीनों के हृदय में भय की लहर दौड़ गई, लेकिन विपिन ने गहरी सांस ली और कहा, हम अकेले नहीं हैं। हमारे डर हमें रोक नहीं सकते। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। हमें विश्वास और संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। त्रिसंगम प्रहार की तैयारी। आदित्य ने मंत्रों की आभा फैलाना शुरू की। नीली और सुनहरी रोशनी क्रिस्टलों से निकलकर विपिन और अरविंद की शक्ति में मिल गई। अरविंद ने भाले को उठाकर उसकी ऊर्जा को केंद्रित किया। तीनों ने अपनी प्राण शक्ति का संगम किया। त्रिसंगम प्रहार। उन्होंने एक साथ चिल्लाया। ऊर्जा की विशाल लहर कक्ष में फैल गई। परछाइयां चीखी और धुंध में विलीन होने लगीं। लेकिन कक्ष का वातावरण अभी भी चुनौतीपूर्ण था। दीवारें घूम रही थीं, जमीन हल्की कंपन कर रही थी। विपिन ने ध्यान केंद्रित किया और अपने क्रिस्टल से स्थिर ऊर्जा की दीवार बनाए। आदित्य ने मंत्रों की आभा को तेज किया और अरविंद ने भाले को चारों ओर घुमाकर ऊर्जा को नियंत्रित किया। तीनों ने समझ लिया कि केवल शक्ति ही नहीं, संयम, संतुलन और समझ ही उन्हें इस कक्ष से बाहर ले जाएगी। दूसरी परीक्षा, मानसिक और भावनात्मक संघर्ष। तीनों ने देखा कि गुफा का केंद्र धीरे धीरे बदल रहा था। विपिन के सामने उसकी सबसे बड़ी असफलताएं, आदित्य के सामने उसकी आशंकाएं और अरविंद के सामने उसका अतीत खड़ा हो गया। तीनों ने महसूस किया कि यह केवल शारीरिक शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति की परीक्षा भी है। विपिन ने अपने डर को सीधे देखा। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपनी टीम को सुरक्षित रख पाऊंगा? लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम साथ हैं। डर को छोड़ो और भरोसा करो। आदित्य ने भी अपनी आंतरिक आशंकाओं का सामना किया। उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं उसके मंत्रों को प्रभावित कर रही थीं। विपिन और अरविंद ने उसे आश्वस्त किया। अरविंद ने अपनी परछाई की चुनौती को स्वीकार किया। उसने सोचा, मैं अकेला नहीं हूं। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। तीनों ने अपनी मानसिक ऊर्जा को क्रिस्टलों और अपनी प्राण शक्ति के माध्यम से संतुलित किया। निर्णायक संगम। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्रिस्टलों की ऊर्जा को एक केंद्र में संग्रहित किया। नीली, सुनहरी और लाल रोशनी एक दूसरे में मिल गई। त्रिसंगम प्रहार अब पूरी तरह तैयार था। विपिन ने चिल्लाया, त्रिसंगम प्रहार। समय, शक्ति और बुद्धि में ऊर्जा की विशाल लहर परछाइयों और अंधकार पर गिर गई। परछाइयां चीखी और धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। कक्ष की दीवारें स्थिर हुईं और ऊर्जा का स्तंभ केंद्र में चमक उठा। तीनों ने महसूस किया कि उनकी एकता, साहस और बुद्धि ने एलोरिया पर संतुलन स्थापित कर दिया है। विजयी क्षण और नई शक्ति। विपिन ने क्रिस्टल उठाया। हर ग्रह ने हमें कुछ नया सिखाया। हमारी शक्ति और समझ अब गहरी है। हमने न केवल बाहरी अंधकार को हराया, बल्कि अपने भीतर के डर और संदेह को भी पार किया। आदित्य ने सिर हिलाया। हमारी शक्ति केवल हम में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और एकता में भी है। हमने ये साबित कर दिया कि हम किसी भी अंधकार का सामना कर सकते हैं। अरविंद ने भाला टिकाया। हमने एलोरिया को जीत लिया। लेकिन सबसे बड़ी जीत यह है कि हमने अपने डर, संदेह और आपसी मतभेदों को भी हराया। अब हम नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं। तीनों ने गुफा की दीवारों पर चमकती रोशनी और स्थिर ऊर्जा को देखा। उनकी नई शक्ति अब सहशक्ति, सामूहिक बुद्धि और संतुलन में थी। विपिन ने कहा, अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हर नई चुनौती हमें और मजबूत बनाएगी। विजयी यात्रा के बाद विपिन, आदित्य और अरविंद ने अंतरिक्ष यान में कदम रखा। अगला ग्रह था सेराफिन, एक आकाशीय ग्रह जो चमकती हुई नीली और सुनहरी रोशनी से भरा था। ये ग्रह गहरे अंतरिक्ष में तैरता हुआ जादुई और रहस्यमय लग रहा था। इस ग्रह की सतह पर ताजगी और ऊर्जा का अजीब मिश्रण था और हवा में हल्की हल्की चमकती धूल उड़ रही थी। विपिन ने यान की खिड़की से देखा और कहा, ये ग्रह एलोरिया से भी अलग है। यहाँ का वातावरण और ऊर्जा हमें नई परीक्षा देगा। आदित्य ने ध्यान से ग्रह की सतह पर नजर डाली। यहाँ ऊर्जा स्थिर नहीं है। हमारी शक्ति और समय की समझ दोनों को परखा जाएगा। अरविंद ने भाला कसकर पका।
तो हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। हमारी एकता और संयम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। तीनों ने यान की लैंडिंग शुरू की। जैसे ही यान से कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि सेराफिन पर गुरुत्वाकर्षण और समय का नियम भिन्न है। यहाँ हर कदम, हर सांस और हर सोच का प्रभाव अलग महसूस हो रहा था। पहली चुनौती, समय और स्थान का उलझाव। तीनों जैसे ही आगे बढ़े, ग्रह की सतह पर नीली और सुनहरी लहरें फैलने लगीं। ये लहरें उनके कदमों और गति को बदल रही थीं। विपिन ने कहा, यहाँ समय और गति स्थिर नहीं है। हमें अपनी क्रिस्टल ऊर्जा और सोच का संयम बनाए रखना होगा। आदित्य ने मंत्रों की गति को धीरे और स्थिर किया। अरविंद ने भाले की गति को ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार एडजस्ट किया। तीनों ने अपनी ऊर्जा और शक्ति का तालमेल बिठाया। जैसे ही उन्होंने संतुलन बनाया, ग्रह की लहरें स्थिर हुईं। लेकिन तभी एक अजीब प्राणी दिखाई दिया। उसका शरीर आकाशीय ऊर्जा से बना था और उसकी आंखों में असीम शक्ति झलक रही थी। प्राणी ने कहा, मैं सेराफिन का संरक्षक हूँ। तुम्हारी शक्ति और एकता का परीक्षण मेरी जिम्मेदारी है। यदि तुम मेरे नियमों को नहीं समझोगे तो ये ग्रह तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब केवल शक्ति से काम नहीं चलेगा। उन्हें बुद्धि, संयम और समय का सही उपयोग करना होगा। निर्णायक संघर्ष। संरक्षक ने अपनी ऊर्जा से 4 विशाल स्तंभ बनाए। ये स्तंभ समय और स्थान को बदल रहे थे। तीनों ने समझा कि इन स्तंभों को पार करना होगा। विपिन ने कहा, हमें संयम, शक्ति और सोच का मिश्रण इस्तेमाल करना होगा। त्रिसंगम प्रहार फिर से काम आएगा। आदित्य ने मंत्रों को समय के अनुसार सिंक्रोनाइज किया। अरविंद ने भाले से ऊर्जा की लहरें उत्पन्न की। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी शक्ति और ऊर्जा को तालमेल में रखा। त्रिसंगम प्रहार, समय, शक्ति और बुद्धि में। ऊर्जा की लहरें स्तंभों से टकराईं। अंधकार और उलझन टूटने लगी। संरक्षक ने चीखती हुई आवाज में कहा, तुमने समय और शक्ति का संतुलन पा लिया। अब तुम सेराफिन की अनंत परीक्षा के योग्य हो। ग्रह पर संतुलन। सेराफिन का वातावरण स्थिर हो गया। नीली और सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। तीनों ने महसूस किया कि उनकी नई शक्ति अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक समझ, संयम और समय के साथ संतुलित है। विपिन ने कहा, हर ग्रह हमें कुछ न कुछ सिखा रहा है। अब हम केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि समझ और संतुलन के लिए तैयार हैं। आदित्य ने सिर हिलाया, और यही हमें अगली चुनौतियों के लिए मजबूत बनाता है। अरविंद ने भाला टिकाया, तो चलो अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। सेराफिन की अनंत परीक्षा ने हमें और भी अधिक जागरूक और सक्षम बनाया है। तीनों ने ग्रह की चमक और स्थिर ऊर्जा में कदम बढ़ाया। उनके भीतर अब एक नई आत्मविश्वास और साहस की लहर दौड़ रही थी। वे जानते थे कि हर नया ग्रह उन्हें और मजबूत और उनकी एकता को और गहरा बनाता है। तीनों, विपिन, आदित्य और अरविंद, सेराफिन की विजयी यात्रा के बाद अगले ग्रह की ओर बढ़े। इस नए ग्रह का नाम था कालचक्र, और यह ग्रह अंतरिक्ष में अनंत नीली और जादुई चमक से तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। कालचक्र का वातावरण इतना जटिल था कि यहाँ समय की गति, गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा की धारा हर कदम पर बदलती रहती थी। जैसे ही तीनों ने इस ग्रह पर कदम रखा, उन्होंने महसूस किया कि हर वस्तु, हर पत्थर और हर हवा की गति में समय और स्थान का उलझा प्रभाव था। विपिन ने कहा, यह ग्रह सेराफिन से भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। यहाँ हमारी समझ, संयम और शक्ति सभी परख की जाएगी। आदित्य ने अपने मंत्रों की आभा को ग्रह की ऊर्जा के अनुसार एडजस्ट किया। अरविंद ने भाले की गति को गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा के बदलाव के अनुसार समायोजित किया। पहली चुनौती, समय की लहरें। ग्रह की सतह पर नीली और सुनहरी लहरें फैल रही थीं। हर लहर समय और गति को बदल रही थी। तीनों ने देखा कि उनकी वार तकनीकें और मंत्र लहरों के प्रभाव में बदल रही थीं। विपिन ने कहा, हमें लहरों के प्रवाह के अनुसार अपनी गति और ऊर्जा को तालमेल में रखना होगा। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। आदित्य ने मंत्रों की गति को धीरे और स्थिर किया। अरविंद ने भाले से ऊर्जा की लहरें पैदा की। तीनों ने अपनी ऊर्जा को तालमेल में रखा और समय की लहरों को पार करना शुरू किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब आकृति दिखाई दी। यह आकृति आकाशीय ऊर्जा से बनी थी और उसकी आंखों में अनंत समय का प्रतिबिंब झलक रहा था। संरक्षक ने कहा, मैं कालचक्र का संरक्षक हूँ। तुम्हारी शक्ति, बुद्धि और संयम का परीक्षण मेरी जिम्मेदारी है। यदि तुम समय के नियम को नहीं समझ पाओगे, तो ये ग्रह तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब केवल शक्ति या गति काम नहीं करेगी। उन्हें समय, शक्ति और समझ का सही तालमेल बिठाना होगा। निर्णायक परीक्षा, समय, शक्ति और एकता। संरक्षक ने अपनी ऊर्जा से 4 विशाल स्तंभ बनाए। ये स्तंभ समय और स्थान को बदल रहे थे। तीनों ने समझा कि इन्हें पार करना होगा।
विपिन ने कहा, हमें शक्ति, बुद्धि और संयम का मिश्रण इस्तेमाल करना होगा। त्रिसंगम प्रहार हमारी आखिरी उम्मीद है। आदित्य ने मंत्रों को समय की धारा के अनुसार सिंक्रोनाइज किया। अरविंद ने भाले से ऊर्जा की लहरें उत्पन्न की। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी शक्ति और ऊर्जा को तालमेल में रखा। त्रिसंगम प्रहार समय, शक्ति और बुद्धि में। ऊर्जा की लहरें स्तंभों से टकराईं। परछाइयां और उलझन धीरे धीरे टूट गईं। संरक्षक ने कहा, तुमने समय, शक्ति और बुद्धि का संतुलन पा लिया। अब तुम कालचक्र ग्रह की अनंत परीक्षा के योग्य हो। विजयी क्षण और नई जिम्मेदारी। कालचक्र का वातावरण स्थिर हो गया। नीली और सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। तीनों ने महसूस किया कि उनकी नई शक्ति अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक समझ, संयम और समय के साथ संतुलित है। विपिन ने कहा, हर ग्रह हमें कुछ न कुछ सिखा रहा है। अब हम केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि समझ और संतुलन के लिए तैयार हैं। आदित्य ने सिर हिलाया, हमारी असली ताकत हमारी एकता और बुद्धि में है। अगली चुनौतियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम उन्हें पार करेंगे। अरविंद ने भाला टिकाया, तो चलो अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। कालचक्र ग्रह ने हमें और अधिक जागरूक और सक्षम बनाया है। तीनों ने ग्रह की चमक और स्थिर ऊर्जा में कदम बढ़ाया। उनके भीतर अब नई आत्मविश्वास और साहस की लहर दौड़ रही थी। वे जानते थे कि हर नया ग्रह उन्हें और मजबूत और उनकी एकता को और गहरा बनाता है। तीनों, विपिन, आदित्य और अरविंद, कालचक्र की अनंत परीक्षा को पार करने के बाद अगले ग्रह की ओर बढ़े। यह नया ग्रह था नायरा, एक प्राचीन और रहस्यमयी ग्रह। नायरा की सतह पर धुंध और नीली जादुई चमक फैली हुई थी। लेकिन इस ग्रह की सबसे बड़ी अनूठी बात यह थी कि यहाँ अतीत की घटनाएं और यादें भौतिक रूप में दिखाई देती थीं। तीनों ने यान की खिड़की से देखा। विपिन ने कहा, यह ग्रह एलोरिया और सेराफिन से भी अलग है। ये हमें न केवल शक्ति और बुद्धि से, बल्कि अपने अतीत और निर्णयों से भी आजमाएगा। आदित्य ने ध्यान से ग्रह की सतह पर देखा। यहाँ हमारी पुरानी गलतियां और असफलताएं जीवित रूप में सामने आएंगी। हमें संयम और समझ के साथ आगे बढ़ना होगा। अरविंद ने भाला कसकर पकड़ा, तो हमें अपनी एकता, साहस और अनुभव का पूरा उपयोग करना होगा। इस ग्रह की परीक्षा केवल शक्ति और बुद्धि की नहीं, बल्कि अतीत की छाया को पार करने की भी होगी। तीनों ने यान से कदम रखा और तुरंत महसूस किया कि ग्रह की ऊर्जा अजीब तरह से स्थिर और बदलती दोनों थी। हर कदम पर उनकी पुरानी असफलताओं और भय की परछाइयां जीवित होकर उनके सामने आती। अतीत की छाया। तीनों ने देखा कि उनकी पिछली यात्राओं की घटनाएं, उनके द्वारा किए गए निर्णय और उनकी डर और आशंकाएं ठोस रूप में उनके सामने खड़ी हो गई थी। विपिन की सबसे बड़ी असफलता, जब वह एलोरिया के पहले प्रवेश में फंस गया था, अब उसे वास्तविक रूप में चुनौती दे रही थी। विपिन ने कहा, यह मेरी पुरानी गलती है। मुझे इसे पार करना होगा। आदित्य की परछाई बोली, तुमने हमें पिछली बार संकट में डाला था, अब इसका सामना करो। अरविंद ने अपनी परछाई से सामना किया, जो उसकी पुरानी आशंकाओं और भय का रूप थी। मैं अकेला नहीं हूं, हमारी एकता ही हमारी ताकत है, उसने अपने अंदर से कहा। तीनों ने महसूस किया कि केवल शक्ति या गति से काम नहीं चलेगा। उन्हें अपने अतीत की गलती, डर और संदेह को स्वीकार करके उससे पार पाना होगा। प्राचीन शक्ति की परीक्षा। नायरा का ग्रह प्राचीन ऊर्जा से भरा था। तीनों ने देखा कि उनके चारों ओर 4 विशाल स्तंभ हैं। इन स्तंभों से अतीत की घटनाओं की छाया उत्पन्न हो रही थी। संरक्षक ने प्रकट होकर कहा, मैं नायरा का संरक्षक हूं। यहां तुम्हें अपने अतीत, अपने निर्णय और अपनी गलती का सामना करना होगा। यदि तुम इसे पार नहीं कर सकोगे, तो ये ग्रह तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब केवल शक्ति, बुद्धि और संयम ही काम नहीं आएंगे। उन्हें अपने अतीत का सामना करना होगा और इसे वर्तमान में संतुलित करना होगा। विपिन ने गहरी सांस ली और अपने क्रिस्टल की ऊर्जा केंद्रित की। आदित्य ने मंत्रों की आभा को अपने अनुभव और ज्ञान के अनुसार बदल दिया। अरविंद ने भाले की शक्ति को संयम और सामूहिक ऊर्जा के साथ संतुलित किया। त्रिसंगम प्रहार, शक्ति, बुद्धि और अतीत की समझ में। तीनों ने एक साथ चिल्लाया। ऊर्जा की विशाल लहर स्तंभों और परछाइयों से टकराई। अतीत की छायाएं धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। विजयी क्षण और अनुभव। तीनों ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल नायरा के ग्रह की परीक्षा पास की, बल्कि अपने अतीत की गलती, डर और संदेह को भी पार कर लिया। तीनों ने समझा कि शक्ति का असली उपयोग केवल बाहरी लड़ाई में नहीं, बल्कि अपने अतीत, अपने निर्णय और अपनी समझ में भी होता है। विपिन ने कहा, हर ग्रह हमें कुछ नया सिखा रहा है। हमारी असली ताकत हमारी समझ और अनुभव में है। आदित्य ने सिर हिलाया,
हमारी शक्ति अब केवल वार में नहीं, बल्कि समझ, संयम और अनुभव में है। अगली चुनौतियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम उन्हें पार कर सकते हैं। अरविंद ने भाला टिकाया। तो चलो अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। नायरा ने हमें हमारी नई जिम्मेदारी और शक्ति का एहसास कराया है। तीनों ने ग्रह की स्थिर और चमकती ऊर्जा में कदम बढ़ाया। वे जानते थे कि हर नया ग्रह उन्हें और मजबूत बनाएगा और उनकी एकता को और गहरा करेगा। तीनों विपिन, आदित्य और अरविंद नायरा की विजयी यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान में अगले ग्रह की ओर बढ़े। ये ग्रह था लुमिनरा, एक चमकदार और जादुई ग्रह जो पूरी तरह नीली और सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। लुमिनरा की सबसे बड़ी अनूठी बात यह थी कि यहाँ का वातावरण सीधे उनके आंतरिक शक्तियों और जादुई क्षमताओं को परख रहा था। जैसे ही यान ने लुमिनरा की सतह को छुआ, तीनों ने महसूस किया कि यह ग्रह उनके भीतर छुपी ऊर्जा, मानसिक शक्ति और जादुई क्षमताओं को सक्रिय कर रहा है। विपिन ने कहा, यह ग्रह हमें केवल बाहरी परीक्षा नहीं देगा, ये हमारे भीतर की शक्तियों और क्षमता की परीक्षा लेगा। आदित्य ने ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, हमें अपनी बुद्धि, संयम और आंतरिक जादुई ऊर्जा का तालमेल बनाना होगा। यहाँ केवल वार या मंत्र काम नहीं करेंगे। अरविंद ने भाला कसकर पकड़ा और बोला, तो हमें अपनी एकता और सामूहिक शक्ति का पूरा उपयोग करना होगा। हमारी आंतरिक शक्तियां अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन गई हैं। तीनों ने यान से कदम रखा और तुरंत महसूस किया कि हर उनकी सोच, हर भावना और हर ऊर्जा का प्रभाव ग्रह की सतह और वातावरण पर पड़ रहा था। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, नीली और सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई और हर कदम पर आंतरिक ऊर्जा की ज्वालाएं प्रकट हुई। आंतरिक शक्ति की पहली परीक्षा। तीनों ने देखा कि उनके सामने 3 अलग अलग मार्ग बन रहे हैं। हर मार्ग उनके भीतर की अलग शक्ति को चुनौती दे रहा था। 1. विपिन का मार्ग, साहस और शारीरिक शक्ति की परीक्षा। 2. आदित्य का मार्ग, जादुई मंत्र और मानसिक शक्ति की परीक्षा। 3. अरविंद का मार्ग, संयम, संतुलन और सामूहिक ऊर्जा की परीक्षा। तीनों ने हाथ में क्रिस्टल पकड़े और समझा कि उन्हें केवल शक्ति से काम नहीं लेना है, बल्कि एकता और तालमेल से इन सभी परीक्षाओं को पार करना होगा। विपिन ने कहा, हम अलग नहीं होंगे, हमारी ताकत अब हमारी एकता और सामूहिक ऊर्जा में है। आदित्य ने मंत्रों की गति को तालमेल में बदला और अरविंद ने भाले की ऊर्जा को संतुलित किया। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, प्रत्येक मार्ग ने उनकी आंतरिक शक्तियों को सक्रिय किया। विपिन के भीतर साहस और आत्मविश्वास की ज्वाला भड़क गई। आदित्य के भीतर मंत्रों और जादुई ऊर्जा की तीव्रता बढ़ गई। अरविंद के भीतर संयम और सामूहिक शक्ति का संतुलन पूरी तरह सक्रिय हुआ। निर्णायक परीक्षा, तालमेल और आंतरिक शक्ति। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी आंतरिक शक्तियों को एक साथ मिला लिया। नीली और सुनहरी ऊर्जा एक दूसरे में घुलकर त्रिसंगम प्रहार का रूप ले रही थी। विपिन ने चिल्लाया, त्रिसंगम प्रहार! साहस, जादू और सामूहिक शक्ति में ऊर्जा की विशाल लहर चारों ओर फैल गई। ग्रह की सतह चमक उठी और आंतरिक शक्तियों की परीक्षा समाप्त हुई। तीनों ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल लुमिनरा के ग्रह की परीक्षा पास की, बल्कि अपने भीतर की शक्तियों और जादुई क्षमताओं को भी संतुलित कर लिया। विजयी क्षण और आत्म साक्षात्कार। तीनों ने महसूस किया कि उनकी शक्ति अब सिर्फ बाहरी लड़ाई में नहीं, बल्कि भीतर की बुद्धि, जादू और सामूहिक ऊर्जा में भी निहित है। विपिन ने कहा, हर ग्रह हमें कुछ नया सिखा रहा है। अब हम केवल वार या बुद्धि के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और जादू के संतुलन के लिए तैयार हैं। आदित्य ने सिर हिलाया, हमारी असली ताकत हमारी आंतरिक समझ, संयम और सामूहिक ऊर्जा में है। अगली चुनौतियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम उन्हें पार कर सकते हैं। अरविंद ने भाला टिकाया, तो चलो अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। लुमिनरा ने हमें आंतरिक शक्ति, जादू और सामूहिक समझ का अनुभव कराया है। तीनों ने ग्रह की चमक और स्थिर ऊर्जा में कदम बढ़ाया। वे जानते थे कि हर नया ग्रह उन्हें और मजबूत बनाएगा और उनकी एकता को और गहरा करेगा। तीनों विपिन, आदित्य और अरविंद लुमिनरा की आंतरिक शक्ति की परीक्षा को पार करके अगले ग्रह की ओर बढ़े। यह अंतिम ग्रह था ऑर्बिस, जिसे अंतरिक्ष में सबसे रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण माना जाता था। ऑर्बिस का वातावरण काला नीला और चमकदार ऊर्जा से भरा था, जिसमें समय और स्थान के नियम बिल्कुल अजीब ढंग से काम कर रहे थे। जैसे ही तिकड़ी ने इस ग्रह पर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि यह ग्रह उनके सभी अनुभव, शक्ति और जादुई क्षमताओं का अंतिम परीक्षण लेने वाला है। विपिन ने कहा, यह ग्रह अब तक का सबसे कठिन परीक्षण है। यहाँ हमें अपनी शक्ति, समझ, जादू और सामूहिक ऊर्जा का पूरा उपयोग करना होगा। आदित्य ने ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, हमें केवल बाहरी लड़ाई या मंत्र पर भरोसा नहीं करना है,
हमारी एकता और आंतरिक समझ ही हमें बचाएगी। अरविंद ने भाला कसकर पका और बोला, तो चलो तैयार हो जाओ। ऑर्बिस का सामना करने के लिए हमें अब तक की हर सीख का उपयोग करना होगा। पहली चुनौती, ऊर्जा और समय की लहरें। ऑर्बिस की सतह पर चारों ओर नीली और सुनहरी ऊर्जा की लहरें फैल रही थीं। हर लहर समय और गति को बदल रही थी। तीनों ने देखा कि उनका हर कदम, हर मंत्र और हर वार लहरों के प्रभाव में बदल रहा है। विपिन ने कहा, हमें इन लहरों के अनुसार अपनी गति, शक्ति और सोच को तालमेल में रखना होगा। हमारी सामूहिक ऊर्जा ही हमारी असली ताकत है। आदित्य ने मंत्रों की गति को तालमेल में बदल दिया। अरविंद ने भाले की ऊर्जा को संतुलित किया। तीनों ने अपनी सामूहिक शक्ति और आंतरिक ऊर्जा को तालमेल में रखा। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, उन्हें 4 विशाल स्तंभ दिखाई दिए। ये स्तंभ समय, शक्ति और आंतरिक ऊर्जा को चुनौती दे रहे थे। संरक्षक प्रकट हुए और बोले, मैं ऑर्बिस का संरक्षक हूं। यहां तुम्हें अपनी पूरी शक्ति, जादू और सामूहिक समझ का अंतिम परीक्षण देना होगा। यदि तुम असफल हुए तो ये ग्रह तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। अंतिम त्रिसंगम प्रहार। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी ऊर्जा और जादुई शक्ति को एकत्र किया। नीली, सुनहरी और लाल ऊर्जा आपस में मिलकर त्रिसंगम प्रहार का रूप ले रही थी। विपिन ने चिल्लाया, त्रिसंगम प्रहार। शक्ति, जादू और सामूहिक समझ में ऊर्जा की विशाल लहर चारों ओर फैल गई। परछाइयां, उलझन और समय की जटिलताएं धीरे धीरे टूटने लगीं। संरक्षक ने कहा, तुमने अपनी शक्ति, सामूहिक समझ और आंतरिक क्षमता का संतुलन पा लिया। अब तुम ऑर्बिस के अंतिम परीक्षण के योग्य हो। अंतिम विजय और आत्म साक्षात्कार। तीनों ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल ऑर्बिस की परीक्षा पास की, बल्कि अपनी पूरी शक्ति, जादुई क्षमताएं और सामूहिक बुद्धि को भी संतुलित कर लिया। विपिन ने कहा, हमारी असली शक्ति हमारी सामूहिक ऊर्जा, बुद्धि और आंतरिक समझ में है। हर ग्रह ने हमें कुछ न कुछ सिखाया और अब हम अंतरिक्ष में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आदित्य ने सिर हिलाया, हमारी यात्रा ने हमें न केवल शक्ति सिखाए, बल्कि संयम, साहस और सामूहिकता की असली कीमत भी दिखाए। अगली चुनौतियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम उन्हें पार कर सकते हैं। अरविंद ने भाला टिकाया, तो चलो नए ग्रह की ओर बढ़ते हैं। ऑर्बिस ने हमें हमारी नई जिम्मेदारी और परम शक्ति का अनुभव कराया है। तीनों ने ग्रह की चमक और स्थिर ऊर्जा में कदम बढ़ाया। वे जानते थे कि अब उनका सामूहिक अनुभव, आंतरिक शक्ति और जादुई क्षमता उन्हें किसी भी ग्रह और चुनौती में विजयी बनाएगी। तीनों, विपिन, आदित्य और अरविंद, ऑर्बिस की अंतिम परीक्षा के बाद अंतरिक्ष यान में अगले ग्रह की ओर बढ़े। ये ग्रह था एथेरिया, जिसे अंतरिक्ष में सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ग्रह माना जाता था। एथेरिया की सतह पर चमकदार नीली, बैंगनी और सुनहरी रोशनी फैल रही थी और हर जगह ऊर्जा की हल्की हल्की धुंध थी। विपिन ने यान की खिड़की से देखा, ये ग्रह बहुत अलग है। यहाँ की ऊर्जा और वातावरण हमें नई शक्ति और नई समझ देंगे। आदित्य ने यान के कंट्रोल पैनल की तरफ देखा, हमें तैयार रहना होगा। एथेरिया का वातावरण और ऊर्जा किसी भी समय बदल सकती है। हमें अपनी जादुई शक्ति और सामूहिक ऊर्जा का पूरा उपयोग करना होगा। अरविंद ने भाला कसकर पका और मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो हमारी नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये ग्रह हमें पुराने अनुभव और नई शक्ति दोनों का मिश्रण देगा। तीनों ने यान से कदम रखा और तुरंत महसूस किया कि ग्रह की सतह ऊर्जा की हल्की कंपन और रहस्यमयी चमक से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ा, नीली और बैंगनी रोशनी चारों ओर फैल गई और ग्रह की हवा में अद्भुत ऊर्जा की लहरें महसूस होने लगीं। पहली चुनौती, रहस्यमयी ऊर्जा और अदृश्य शक्ति। जैसे ही तीनों ने कदम बढ़ाया, उन्हें महसूस हुआ कि इस ग्रह की ऊर्जा सीधे उनकी आंतरिक शक्ति और जादुई क्षमता पर असर डाल रही थी। विपिन ने कहा, ये ग्रह हमारे भीतर छुपी शक्तियों को आजमा रहा है। हमें अपने डर और संदेह को पार करके आगे बढ़ना होगा। आदित्य ने मंत्रों की गति को ग्रह की ऊर्जा के अनुसार एडजस्ट किया। अरविंद ने भाले की ऊर्जा को संतुलित किया। तीनों ने अपनी सामूहिक शक्ति और जादुई ऊर्जा का तालमेल बनाए रखा। अचानक सामने से 4 रहस्यमयी प्राणी प्रकट हुए। उनका शरीर चमकदार ऊर्जा से बना था और उनकी आंखों में असीम शक्ति झलक रही थी। प्राणी बोले, हम एथेरिया के संरक्षक हैं। तुम्हारी शक्ति, बुद्धि और सामूहिक समझ का परीक्षण अब शुरू होगा। यदि तुम इस ग्रह की परीक्षा पास नहीं कर सकोगे तो ये ग्रह तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब केवल शक्ति या जादू काम नहीं करेगा। उन्हें अपनी समझ, सामूहिक शक्ति और आंतरिक क्षमता का पूरा उपयोग करना होगा। निर्णायक परीक्षा, तालमेल और सामूहिक ऊर्जा। तीनों ने हाथ पकड़कर अपनी ऊर्जा और जादुई शक्ति को एक साथ मिला लिया।
नीली, बैंगनी और सुनहरी ऊर्जा आपस में मिलकर त्रिसंगम प्रहार का रूप ले रही थी। विपिन ने चिल्लाया। त्रिसंगम प्रहार, साहस, जादू और सामूहिक समझ में। ऊर्जा की विशाल लहर चारों ओर फैल गई। रहस्यमयी प्राणी, अंधकार और उलझन धीरे धीरे टूटने लगी। संरक्षक बोले, तुमने अपनी शक्ति, सामूहिक समझ और आंतरिक क्षमता का संतुलन पा लिया। अब तुम एथेरिया के परीक्षण के योग्य हो। नई शक्ति और आत्म साक्षात्कार। तीनों ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एथेरिया की परीक्षा पास की, बल्कि अपनी जादुई शक्ति, सामूहिक बुद्धि और साहस को भी पूरी तरह संतुलित कर लिया। विपिन ने कहा, हमारी असली शक्ति हमारी सामूहिक ऊर्जा, बुद्धि और आंतरिक समझ में है। हर नया ग्रह हमें नई सीख और नई जिम्मेदारी देता है। आदित्य ने सिर हिलाया। हमारी शक्ति अब केवल वार और मंत्रों में नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक समझ और तालमेल में है। अगली चुनौतियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम उन्हें पार कर सकते हैं। अरविंद ने भाला टिकाया। तो चलो अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। एथेरिया ने हमें हमारी नई जिम्मेदारी, साहस और सामूहिक शक्ति का अनुभव कराया है। तीनों ने ग्रह की चमक और स्थिर ऊर्जा में कदम बढ़ाया। वे जानते थे कि हर नया ग्रह उन्हें और मजबूत बनाएगा और उनकी एकता को और गहरा करेगा।